चलो यार। हाँ, तो हेलो। आज हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे। क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं जो आज से उनकी भी स्टार्ट हो रही है। तो मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा डेमो, छोटा सा बता दूं क्या करते हैं हम लोग। यार यहाँ पे हम एनसीईआरटी की रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जैसा कि मैंने इन लोगों को पहले बताया है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। जैसे इस बार लास्ट ईयर 2019 नीट में आउट ऑफ 90 84 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, जिसमें से डायरेक्ट लाइन टू लाइन 78 क्वेश्चन थे। और तो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी के क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हम मोस्टली दिन में एक या दो चैप्टर्स करते हैं और नियरली डेली हमारी क्लास होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अब तक हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं। ह्यूमन फिजियो स्टार्ट किया था हमने, डाइजेशन, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये 3 चैप्टर्स तो कर चुके हैं हम। इनकी वीडियोस यूट्यूब पे आ चुकी हैं, तो अगर आप लोगों को वो देखनी है तो आप देख सकते हैं। आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और जो उससे नेक्स्ट चैप्टर है लोकोमोशन मूवमेंट, उसका फर्स्ट हाफ आज हम करेंगे और उसका सेकंड हाफ हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, हाँ जी। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कॉमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं या तो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। या फिर जो एक्सेस वाटर हम लोग इंजेस्ट करते हैं वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आता है। तो अब हम मेनली बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट्स की, क्योंकि ये ही होते हैं मेजर वेस्ट जिसके लिए हमने स्पेशल ह्यूमंस ने एक्सक्रीटरी सिस्टम को डेवलप किया है। ह्यूमंस एंड हायर एनिमल्स ने एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाया है। तो 3 तरीके के होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट: यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। इसमें से अमोनिया जो है दैट इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। तो ये बात समझ लो आपकी, जितनी कोई चीज टॉक्सिक होगी ना उसकी एलिमिनेशन के लिए उतना ही ज्यादा पानी चाहिए। मतलब क्योंकि उसको उतना ही डाइल्यूट करके निकालना है। अगर कोई चीज बहुत टॉक्सिक है तो उसकी एलिमिनेशन के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है। तो इसलिए अमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ H2O। तो ऑब्वियस सी बात है कि किस एनिमल के पास वाटर होता है एक्सेस में, कि जितना मर्जी पानी हो। तो वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो कौन से एनिमल्स रहते हैं? बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। इन लोगों के पास वाटर की कोई कमी नहीं है, तो ये अमोनिया अमोनिया इजिली एक्सक्रीट कर सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म, and it is generally excreted by diffusion across body surfaces or through gills as ammonium ion। ठीक है, चलो फिर अब क्या हुआ। जैसे आप लोगों ने एवोल्यूशन, आप में से कुछ ने पढ़ा होगा, अभी किसी ने पढ़ना होगा, आपको पता होगा कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। फिर वाटर से लाइफ लैंड पे आई थी। तो लैंड पे आने की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि जो पहले वाटर फ्रीली अवेलेबल था वो कम हो गया था अब, क्योंकि लैंड पे एनिमल्स के पास हमेशा वाटर अवेलेबल नहीं होता ना। तो दे वर फोर्स टू अडेप्ट। मतलब वो अब अमोनिया नहीं एक्सीड कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतना एक्स्ट्रा वाटर नहीं था। सो दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग अमोनिया टू यूरिया विच अकर्स इन लिवर। ये याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया साइकिल कहाँ पे होती है, तो वो लिवर में होती है, किडनी में नहीं होती। सो लिवर से ब्लड में जाता है यूरिया, ब्लड से किडनीज में, और किडनी से एक्सक्रीशन होती है। सो यूरिया है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया एज इट रिक्वायर्स लो H2O एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं कौन कौन से होते हैं? मैमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं एंड मरीन फिशेज होती हैं। लेकिन अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे पानी बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट में रहने वाले लिजर्ड्स या स्नेक्स। तो इन लोगों के पास तो पानी की बिल्कुल ही, इनके लिए तो पानी बहुत ही एक रिसोर्स, बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी एक्सेस वाटर। तो उन्होंने क्या अडेप्ट किया? उन्होंने यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया। यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड इट रिक्वायर्स मिनिमम वाटर। सो इट कैन बी एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पैलेट और अ पेस्ट। सो रेप्टाइल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर यूरिकोटेलिक। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आपने आपके घर में, सबके घरों में यार लिजर्ड होगी ना, छिपकली होगी। तो आपने कभी उसका वेस्ट देखा हो तो आपने देखा होगा कि डाइजेस्टिव वेस्ट तो एक ब्लैक कलर का होता है, लेकिन उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का कुछ छोटा सा पड़ा होता है ना, दैट इज द यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो क्योंकि उनके पास एक ही कॉमन एक्सक्रीटरी ओपनिंग होती है, तो वो वहीं से ही अपना डाइजेस्टिव एंड अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो वो पेस्ट या पैलेट की फॉर्म पे निकाल सकते हैं। चलिए, अब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नियरली हर बार क्वेश्चन आता है, और इस बार भी इससे क्वेश्चन आया था। तो
अब कौन कौन से हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्लैट एनिमल्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया या टीनिया हो गया, रोटिफॉर्स हैं, सम एनालिड्स हैं, या फिर एक सिफेलोकॉर्डेट होता है एम्फियोक्सियस, वो यूज करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसको फ्लेम सेल भी बोलते हैं। एंड इट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन पता है आपको, मतलब वर्ड में छुपा है उसका, ऑस्मो एंड रेगुलेशन। सो ऑस्मो इज ऑस्मोटिक बैलेंस एंड उसकी रेगुलेशन को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की रेगुलेशन होती है उसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। सो दीज फ्लेम सेल्स आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद ऑस्मो रेगुलेशन। अब उसके ऊपर वाले एनिमल्स में चलते हैं हम, अर्थवर्म्स एंड अदर एनालिड्स में। दे हैव नेफ्रीडिया। सो नेफ्रीडिया दोनों काम करता है, इट रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट एंड आल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। उसके ऊपर फिर मोस्ट इंसेक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। कॉकरोचेस अलग से क्यों है, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट में आपके सिलेबस में है, तो इसलिए अलग से कॉकरोचेस स्पेसिफाई किया हुआ है। इनके अंदर होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल, और ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में हेल्प करता है। फिर जो क्रस्टेशियंस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉन्स, उनके अंदर एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। फिर अबव हायर एनिमल्स में किडनी और यूरेटर और ब्लैडर और यूरेथ्रा, यानी कि ये पूरा सिस्टम होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? अ पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। अब देखो, एनसीईआरटी में लिखा है कि किडनीज लाई एट द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक, दैट इज T12 टू थर्ड लंबार। लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि लेफ्ट और राइट कौन सी ऊपर नीचे होती है, बट ये क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे, जैसे कि मैंने ग्रीन लाइंस पैरेलल ड्रॉ की हैं, तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट किडनी थोड़ी हाईयर है और राइट किडनी थोड़ी लोअर है। ये राइट किडनी का एक्स्ट्रा लोअर पोर्शन है ना, इस वजह से, क्योंकि राइट साइड पे लीवर होता है तो वो किडनी को पुश कर देता है नीचे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि विच किडनी लाइज हायर, तो लेफ्ट किडनी लाइज हायर। ठीक है। तो ये दोनों किडनी हो गई। किडनी को ऊपर एड्रीनल ग्लैंड हो गया, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। फिर ये दो यूरेटर्स हो गए, ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। सो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो किडनी की मेजरमेंट कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। अच्छा यार, एक बार बताना भूल गया मैं, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्रैश कोर्स वाले, वो प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक को सामने खोल के रखना यार। और मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ वो मैंने एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी की बुक से ही अपने नोट्स बनाए हैं। तो आप लोगों को ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से सुनो। कुछ मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ तो उसको आपने एनसीईआरटी के साइड में ही लिखना है, बाकी अपनी एनसीईआरटी सामने रखो खोल के। हाँ, तो मैं किडनी का साइज बता रहा था। द लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर्स, width इज 5 to 7 सेंटीमीटर्स एंड द थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर्स। एंड एवरेज वेट कितना होता है किडनी का? 120 to 170 ग्राम्स। चलिए, अब हम किडनी की शेप देखते हैं। तो जैसा कि हर एक स्ट्रक्चर में हम बताते ही हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा, उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है दैट इज मेड्यूला। तो किडनी में भी ऐसा ही है कि जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स है, और जो इनर पार्ट है वो मेडुला है। और किडनी का जो मेडुला होता है ना यार, वो पिरामिड्स की फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। और उसके बीच में कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट होता है जो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी करके हम बोलते हैं उसको, वो जाता है ये वाला पार्ट। ठीक है। और किडनी के सेंटर की तरफ एक चीज, एक नोच होती है जिसको हम हाइलम बोलते हैं, जिसके थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाती हैं। तो हाइलम के अंदर होता है रीनल पेल्विस, ये वाला पार्ट। और क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस के अंदर कैलाइसिस करके प्रोजेक्शंस होती हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं एक मिनट रब करके दोबारा बताता हूँ। ये ये जो अंदर पार्ट जा रहा है दैट इज कैलिक्स। ठीक है। तो ये सारा पार्ट था। अब मेड्यूला हमने बता ही दिया कि मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, और रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी हो गए। अब किडनी की फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स। सो ईच किडनी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस कुछ नहीं है, जो एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है। एफरेंट का मतलब होता है टुवर्ड्स ऑर्गन, एफरेंट का मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑर्गन। तो जो एफरेंट आर्टीरियोल है वो कैपिलरीज की फॉर्म में अपने आप को बना लेता है, जो ग्लोमेरुलाई बोलते हैं जिसको। और फिर उससे इधर पास दूसरी तरफ से इफरेंट आर्टिक्यूल की फॉर्म में निकल के फिर वो वासा रेक्टा बना लेता है। ठीक है। और एक दूसरा पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि ये एफरेंट आर्टीरियोल आया, इसने ग्लोमेरुलस बनाया, और ये इफरेंट आर्टीरियोल के रूप में चल के और आगे इसने वैसा रेक्टा बना लिया।
और जो दूसरा पार्ट है नेफ्रॉन का, दैट इज बोमेंस कैप्सूल। इन दोनों को मिला के मतलब कि ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल बोथ टुगेदर आर नोन एज मेलपिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है। अब जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल होता है उसके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उसके तीन मेन पार्ट होते हैं जो हम गिनते हैं। एक होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होती है लूप ऑफ हेनले, और एक होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाम में ही छुपा हुआ है कॉन्वोल्यूटेड, मतलब कि बहुत सारे कॉन्वोल्यूशंस होंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉइलिंग होगी इसकी। तो इसलिए पीसीटी और डीसीटी दोनों बहुत ज्यादा कॉइल्ड होते हैं, तो उनके नाम में ही है कॉन्वोल्यूटेड। और प्रोक्सिमल मतलब होता है पहले, डिस्टल मतलब होता है दूर वाला। जैसे कि मतलब मैं एग्जांपल बताता हूँ कि हैंड में अगर आप देखोगे, अपने अपर लिम्ब में देखोगे, तो जो आपकी फिंगर्स हैं वो बहुत डिस्टल हैं, और जो आपकी रिस्ट है, एल्बो है, शोल्डर है, ये आपका प्रोक्सिमल पार्ट है। प्रोक्सिमल होता है टुवर्ड्स बॉडी और डिस्टल होता है अवे फ्रॉम बॉडी। ठीक है। और इन दोनों के बीच में होती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। और असेंडिंग लिम्ब भी आगे फर्दर थिन असेंडिंग लूप, थिन असेंडिंग एंड थिक असेंडिंग में डिवाइडेड है। ठीक है। तो अब ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, अब आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये ब्लू कलर वाला यहाँ तक, ये होता है कॉर्टेक्स में। और जो लूप ऑफ हेनले का टर्मिनल पार्ट है, ये लूप ऑफ हेनले का पार्ट है, ये होता है मेडुला में। ठीक है। और ये डीसीटी के बाद जाके, डीसीटी आगे जाके खुल जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स में। और कलेक्टिंग डक्ट्स मतलब हर एक नेफ्रॉन का एक अलग से नहीं होता, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट मिलके बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आके रीनल पेल्विस में मेडुलरी पिरामिड के थ्रू कैलाइसिस सिस्टम में खुल जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब नेफ्रॉन्स होते हैं दो तरीके के, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इनके भी नाम में छुपी हुई है बात। कॉर्टिकल मतलब कि कॉर्टेक्स में, तो जो भी नेफ्रॉन का मेजर पोर्शन कॉर्टेक्स में होगा वो कॉर्टिकल होता है। जक्स्टामेडुलरी मतलब कि उसका कुछ पोर्शन मेडुला में जा रहा होगा। तो कॉर्टिकल में क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, बहुत छोटी होती है एंड एक्सटेंड्स वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। तो नियरली सारा का सारा पोर्शन ही कॉर्टेक्स में होता है, इसलिए इसका नाम कॉर्टिकल है। और इनमें वासा रेक्टा भी एब्सेंट होती है, फिर हाईली रिड्यूस्ड होती है। और कॉर्टिकल इज आर मोर इन नंबर देन जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल ज्यादा होते हैं, जक्स्टामेडुलरी कम होते हैं। जक्स्टामेडुलर में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड इट रन्स डीप इनटू द मेडुला। ठीक है। चलो, मैंने बता ही दिया था ना कि वासा रेक्टा जो इफरेंट आर्टीरियोल है वो ही आगे जाके वासा रेक्टा बना जाता है। वासा रेक्टा क्या होता है, लूप ऑफ हेनले के अराउंड ब्लड का एक वो होता है पूरा, जो एक्सचेंज में आके हेल्प करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेफ्रॉन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की। यूरिन फॉर्मेशन के तीन मेन स्टेप होते हैं यार, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे कि ये डायग्राम देख सकते हैं आप। एक पार्ट मैंने कैपिलरी ली है जिसको हमने ग्लोमेरुलर कैपिलरी बोला, और इधर से बोमेंस कैप्सूल लिया है। तो इसका जो, यहाँ दिखाता हूँ मैं, पहले हम उसकी बात करें तीनों सब्सटेंस की। तो यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, जो रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल में जा रही है, और कुछ चीजें होती हैं जो ब्लड वेसल से वापस ट्यूब्यूल में जाती है, उसको सिक्रीशन बोलते हैं। तो इन तीन चीजों का मतलब कि एक्सक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, इन तीन चीजों से मिला के पूरा एक्सक्रीशन खत्म होता है। ठीक है। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, तीनों से मिलके बनेगा एक्सक्रीशन। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, around 1100 to 1200 ml blood, that is 1/5 of the cardiac output. लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था ना कि अराउंड 5 लीटर्स होता है कार्डियक आउटपुट। तो ये अराउंड 1 लीटर है, तो 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट है जो किडनीज पर मिनट फिल्टर करती है। ठीक है। तो बहुत ह्यूज अमाउंट है ये। अब फिल्ट्रेशन में होता क्या है कि जो कैपिलरी है और जो बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट्स के कुछ फुट प्रोसेसेस होते हैं जो आपस में मिलकर ऐसा जंक्शन बनाते हैं, जो मैंने दिखाया है ब्लू कलर से, जो मैंने पिंक से सर्कल किया है ना, ये जो जंक्शन बनता है इसको बोलते हैं हम, ये फुट प्रोसेस से बनता है। ठीक है। तो अब जितना भी ब्लड इस कैपिलरी से जा रहा होगा, वो अपने प्रेशर की वजह से, तीन तरह का प्रेशर होता है, वो आपके लेवल पे इतना जानना जरूरी नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है कैपिलरी का, मतलब कि मानो किसी ट्यूब में पानी जा रहा है, तो जो प्रेशर ट्यूब की वॉल्स पे परपेंडिकुलर लगता है ना, उसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं।
फिर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा बोमेन स्पेस में, क्योंकि यहाँ पे भी कोई फ्लूइड होगा, तो इसके परपेंडिकुलर जो प्रेशर लगेगा वो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा मैंने कल बताया था कि ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए मेन क्या यूज होता है, एल्ब्यूमिन यूज होता है। तो कोई भी सोल्यूट है, कोई भी प्रोटीन है, ये जो मिक्स्ड होगा इसमें, उसकी वजह से कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, मतलब कि वो पानी को अपने अंदर खींचना चाहता है। तो जो नेट इफेक्ट होता है प्रेशर का, वो हो जाता है पीजीसी माइनस पीबीएस माइनस पाईजीसी, मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी माइनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल बोमेन स्पेस माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी। ठीक है, तो इस प्रेशर से जो ब्लड है वो निकलता है, और ये तीन लेयर्स के थ्रू फिल्टर होता है। तीन लेयर्स कौन कौन सी हैं? द एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी, द पोडोसाइट्स एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन देम। तो इन तीन लेयर से फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, तो और ये ना काफी ज्यादा फिल्ट्रेशन होती है यार, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? क्योंकि ये इतनी ज्यादा फाइनली होता है कि प्लाज्मा का नियरली हर एक चीज निकल जाती है। बस प्रोटीन्स है ना जो थोड़े बड़े होते हैं साइज में, प्रोटीन्स यहाँ पे रह जाते हैं, बाकी जितनी भी चीजें होती हैं प्लाज्मा की मोस्टली सब कुछ फिल्टर आउट होकर यहाँ आ जाता है। तो इसमें क्या बचता है? सेल्स बचते हैं और प्रोटीन बचता है। ठीक है, तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, बाकी जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, ग्लूकोज हो गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ फिल्टर आउट होके यहाँ पे आ गया। तो अब ये तो ऑब्वियसली बात हुई कि अगर सब कुछ फिल्टर आउट होके आ गया तो हमें वापस अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी बॉडी की जितनी सारी एसेंशियल चीजें हैं सब एक्सक्रीट होती जाएंगी। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप होता है रीअब्जॉर्प्शन। उससे पहले जीएफआर की कुछ बातें कर लेते हैं। So the amount of filtrate formed by the kidneys per minute is around 125 milliliters per day. That is around 180 liters per day. समझ रहे हो आप? 180 लीटर्स कितना ज्यादा अमाउंट होता है। और जो यूरिन होता है नॉर्मली वो होता है 1 to 1.5 लीटर्स। तो मतलब फिल्ट्रेट हुआ इतना ज्यादा और एंड प्रोडक्ट हुआ इतना कम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, अब जो जीएफआर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, that can be regulated over a wide range of blood pressure by the juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus क्या होता है? जहां पे डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल मिलते हैं। ऐसा पॉइंट होता है जहां पे डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल मिलते हैं, वहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, वो स्पेशलाइज एक रीजन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, तो वो रास पाथवे होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे, उसके थ्रू जीएफआर को मतलब रेगुलेट कर सकते हैं। ओवर वाइड रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर हो सकता है कि ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल 120/80 है, तो इससे अगर काफी नीचे चला गया है, काफी ऊपर चला गया है, जीएफआर नियरली कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो रेंज जानने की जरूरी नहीं है आपके लिए, बस इतना याद रखना कि काफी वाइड रेंज होती है वो। अब बात आती है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन आपको पता ही है, दो तरीके की होती है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है। तो एक्टिव किसकी होती है? जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेनली, तो ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, या इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, उनकी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है। और पैसिव एब्जॉर्प्शन किसकी होती है? नाइट्रोजनस वेस्ट की, या जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है इनिशियल सेगमेंट्स में, वो पैसिव होती है। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या है? सिक्रीशन। सिक्रीशन का क्या मतलब है कि कुछ चीजें हैं जो अभी भी ब्लड में ज्यादा हैं, जिनको बॉडी एक्सक्रीट करना चाह रही है, तो बॉडी क्या करेगी? उन चीजों को कहाँ से? यहाँ से अपनी कैपिलरी से इसमें ट्यूब्यूल में सिक्रीट करना शुरू कर देगी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिक्रीशन। वो है थर्ड स्टेप। चलिए, सिक्रीशन जैसे किस किस का होता है? हाइड्रोजन आयन का हो सकता है, पोटेशियम आयन का हो सकता है, अमोनिया का हो सकता है। सो इट मेंटेन्स आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस कैसे आपको पता ही है कि H+ आयन इज एसिडिक, तो जितनी सिक्रीशन होगी उसके अकॉर्डिंग एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर सकती है ह्यूमन बॉडी। चलो, अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स पे। सो फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स याद रखने हैं यार, इंपॉर्टेंट है काफी, तो अच्छे से पढ़ना है इसको। तो ट्यूब्यूल्स मैंने जैसे बताया था तीन है मेन, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। So the proximal convoluted tubule is lined by simple cuboidal brush border epithelium. और मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था ना कि कहीं भी बॉडी को अगर सरफेस एरिया बढ़ाना होता है तो वहां पे ब्रश बॉर्डर, ऐसा मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ऐसा सेल अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि सरफेस एरिया बढ़ाना था,
तो ये ब्रश ब्लड एपिथेलियम में बन गए। तो पीसीटी में क्या होता है कि अप टू 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, वाटर एंड पोटेशियम वो पीसीटी में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स वो नियरली ऑल ऑफ देम आर एब्जॉर्ब इन द पीसीटी इटसेल्फ। ठीक है। और सेलेक्टिव सिक्रीशन किस किस की हो सकती है? पोटेशियम आयन की, हाइड्रोजन आयन की एंड अमोनिया की। सेलेक्टिव सिक्रीशन का मतलब क्या है कि कभी इनकी सिक्रीशन जब जरूरत पड़े तब कर सकते हैं और सिर्फ इन्हीं की करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब इलेक्ट्रोलाइट्स की एक साथ सिक्रीशन होगी, सेलेक्टिवली इनकी ही होगी और जब जरूरत होगी बॉडी को तब होगी। ठीक है। अब पीसीटी ने इतना सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, इसके बाद फिल्ट्रेट नीचे जाता है। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ कॉर्टेक्स और यहाँ मेडुला है। ठीक है। अब अगला पोर्शन क्या है? अगला पोर्शन है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब। सो द डिसेंडिंग लिम्ब क्या होता है? इट इज परमिएबल टू वाटर बट इट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसकी सिग्निफिकेंस आप समझ सकते हो कि अगर ये परमिएबल टू वाटर है यानी कि नीचे जाते जाते इसमें से वाटर तो निकलता रहेगा बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अंदर ही जाएंगे। तो ऑब्वियसली कि नीचे जाते 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 इसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। तो बिल्कुल उल्टा होगा कि अब ऊपर जाते हुए वाटर तो अंदर रहेगा लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एक्टिवली पैसिवली बाहर निकल सकते हैं। तो ऊपर जाते जाते डाइल्यूशन होने लग जाएगी। समझ आया? दोबारा बता देता हूँ कि डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर है बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जैसे जैसे फ्लूइड नीचे जाता रहेगा इसमें से वाटर निकलता रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी। और जो असेंडिंग लिम्ब है दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वाटर अंदर रहेगा बट इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते रहेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। मतलब एक ये पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो मेंटेन रखता है कि कॉर्टेक्स से मेडुला में ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है। अगर आप जैसे जैसे डीप इनटू मेडुला जाओगे तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है। अब डीसीटी में क्या क्या होता है? डीसी सॉरी एनालिस लूप में क्या क्या होता है मैंने बता दिया आपको। अब डीसीटी पे आते हैं हम। डीसीटी क्या है? डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है किसकी? सोडियम और वाटर की। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जब बॉडी को उसकी जरूरत है सिर्फ तभी एब्जॉर्प्शन होगी। अब ऐसा कब होगा कि बॉडी को वाटर की या सोडियम की जरूरत है? डिहाइड्रेशन में हो सकता है, अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो रही है उसमें होगा, सोडियम कम हो गया हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं इस कंडीशन को उसमें होगा। तो उस सारी कंडीशन में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो इस पे एक्ट करते हैं और सोडियम और वाटर की कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करा सकते हैं। ठीक है। और ये भी सेलेक्टिव सिक्रीशन कर सकता है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस की। तो याद रखना है दोनों चीजें करती है, पीसीटी भी कर सकता है डीसीटी भी कर सकता है। क्या? सेलेक्टिव सिक्रीशन। चलो अब हम आते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है कि बहुत लंबा होता है। सो ये कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक एक्सटेंड करता है और इसमें से ना बहुत ज्यादा मतलब ह्यूज क्वांटिटी ऑफ H2O एब्जॉर्ब हो सकती है। तो जैसे मैं पहले बता रहे थे अगर डिहाइड्रेशन हो गई या ब्लड वॉल्यूम कम हो गई तो अगर बॉडी को H2O चाहिए तो बॉडी यहाँ से बहुत ज्यादा H2O एब्जॉर्ब कर सकती है जिससे कि ब्लड वॉल्यूम दोबारा से बढ़ जाए और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है फिर उसकी वजह से। आपने कभी ध्यान दिया होगा अगर आप कभी डिहाइड्रेटेड हैं, भाई आपने काफी टाइम से पानी नहीं पिया है तो आपका यूरिन बहुत डार्क येलो मतलब बहुत डीप येलो कलर का आएगा और बहुत कम क्वांटिटी में आएगा। तो उसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन हुई पड़ी है और बॉडी आपकी वाटर को एब्जॉर्ब करना चाह रही है। और जो मैंने पहले बताया था कि लूप ऑफ हेनले की इस फंक्शन की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे नीचे जा रही है हम ऑस्मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स बढ़ रही है तो ये वाला अंदर वाला जो फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक है एज कम्पेयर टू बाहर वाला, तो वाटर इसमें से निकल सकता है। तो जब बॉडी को चाहिए बॉडी वाटर निकाल सकती है। ठीक है। तो ये है कुछ वैल्यूज हैं ये याद रखना यार। तो इसमें पहले एक चीज मैं बताना भूल गया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। काउंटर करंट कुछ नहीं, काउंटर करंट काउंटर का मतलब होता है उल्टा और करंट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पहले नीचे है डिसेंडिंग लिम्ब में फिर ऊपर है तो ये काउंटर करंट हुआ एक। एक दूसरा काउंटर करंट क्या है कि लूप ऑफ हेनले ना इसी के साथ साथ है बिल्कुल। जो लूप ऑफ हेनले का ये वाला पार्ट है वो इधर है और जो दूसरे वाला पार्ट है वो इधर है। और इसमें ब्लड का फ्लो बिल्कुल उल्टा होता है नेफ्रॉन से। तो इसमें ब्लड का फ्लो पहले यहाँ है और इधर यहाँ है।
तो ये दूसरा काउंटर करंट हो गया। तो इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म भी हेल्प करता है जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? वो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कम से ज्यादा हो रहा है, कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो कॉर्टेक्स में कितना है? अराउंड 300 मिलियोस्मोल है, और डीप इंटू द मेडुला कितना है? 1200 है। तो ग्रेडियंट कितना है? 900 ग्रेडियंट है ना यार। तो ये बहुत ज्यादा ग्रेडियंट है, और ये किसकी वजह से बन पा रहा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से। काउंटर करंट का फायदा आपको क्या होगा? जैसे मैंने ये काउंटर करंट में मेनली हेल्प करता है सोडियम और यूरिया, थोड़े कुछ अमाउंट तक यूरिया, मेनली सोडियम। तो अब आपका मैंने बताया था कि जो असेंडिंग लिम्ब का थिक पोर्शन है वो सोडियम की सिक्रीशन कर सकता है। तो जो सोडियम की सिक्रीशन वो कर रहा होगा वो वसरेक्ट अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, और जब ये यहाँ से सोडियम जाएगा तो ये सोडियम जब वापस ब्लड ऊपर जा रहा होगा तो इसको यहाँ से रिलीज कर सकती है। तो जैसे जैसे ग्रेडियंट को हमें चेंज करना है वैसे वैसे हो सकता है। और लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया है जो यहाँ पे क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब का जो बिल्कुल इनिशियल वाला पार्ट है, मतलब डीप मेडुला में है, वहां में थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो सकता है। और जो हमारा ये है कलेक्टिंग डक्ट है, ये यूरिया को यहाँ पे रिलीज कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरिया को क्यों रिलीज करना है, यूरिया तो नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिया को इसलिए रिलीज करना है क्योंकि यूरिया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हम थोड़ा सा यूरिया यहाँ पे छोड़ देंगे जिससे कि यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाए एज कम्पेयर टू ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो इतना ही यूरिया छोड़ा जाएगा बस, जिससे बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो एक बार ये याद कर लेना अच्छे से, मैं इसको रब कर देता हूँ। थोड़ा देख लेना कि कहाँ कितना मेंटेन हो रहा है, कि 300 कहाँ पे है, 1200 कहाँ पे, 900 कहाँ है, 600 कहाँ है। ये कई बार एग्जाम में फिगर आ जाती है, और ये इसको हटा देंगे बस कि कहाँ कहाँ क्या है, और आपको मार्क करना होगा। मतलब मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन होता है ना, वो आ जाता है कई बार यहाँ पे। तो इसको देख लेना, और एक बार अच्छे से ये देख लेना कि यूरिया और सोडियम क्लोराइड कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे एक्सक्रीट हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है। ठीक है। चलो, हो गया। अब हम आते हैं, एक मैंने ये चीज लिखी हुई है कि ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन 4 times मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। तो अप टू 4 times तक कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी होती है हमारी किडनीज के पास। तो अब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है। अब जैसे मैंने बताया कि किडनी फंक्शन बहुत हाईली रेगुलेटेड होता है, और उसकी होने की जरूरत भी है, क्योंकि कभी आपके पास वाटर एकदम होगा बहुत ज्यादा, कभी वाटर कम होगा। तो रेगुलेशन चाहिए ना। अगर सोचो कि सेम यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रिलीज होती रहती, तो फिर हम बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। अगर हमें 3 घंटे पानी नहीं मिला तो बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि किडनीज के पास फंक्शन होता है रेगुलेशन करने का। सो जो किडनी फंक्शन है दैट इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, द जेजीए, एंड अप टू सम एक्सटेंट द हार्ट। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट, ये तीनों मिलके इफेक्टिवली मॉनिटर और रेगुलेट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। अब फॉर एग्जांपल सोचो कि वॉमिटिंग हो गई किसी को, काफी सीवियर वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? फ्लूइड लॉस हो रहा है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो रही है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम हो रही है। तो ब्लड वॉल्यूम कम होगी, यानी कि फ्लूइड निकल रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी ना ब्लड की। तो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल करते हैं। पॉजिटिव का मतलब है कि सिग्नल कर रहे हैं, ठीक है, प्लस का मतलब है हाइपोथैलेमस को सिग्नल करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, उसको रिलीज कर देता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स को तोड़ना सीखो, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन उसके नाम में ही है। डायूरेसिस का मतलब होता है कि वाटर की एक्सक्रीशन हो रही है, और एंटी डायूरेटिक का क्या मतलब होगा? कि वाटर की एक्सक्रीशन को रोक रहा है वो, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करा रहा होगा। तो उसके नाम में ही है कि वो क्या फंक्शन है उसका। ठीक है, तो एडीएच या वेसोप्रेसिन है, वो न्यूरो हाइपोफिसिस हम पढ़ेंगे, बट आपको पता होगा कि ये पिट्यूटरी का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस वहां से रिलीज करवा देता है, मतलब बनता हाइपोथैलेमस में ही है, बट वहां न्यूरो हाइपोफिसिस के थ्रू होते हुए वो रिलीज होता है। हम आगे पढ़ेंगे परसों या उससे अगले दिन, हाँ परसों पढ़ेंगे। चलो, अब एडीएच का क्या फंक्शन है? एडीएच के दो मेन फंक्शन होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल होते हैं ना। लेटर मतलब बाद वाले, तो बाद वाले कौन से पार्ट है? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट।
वहां से वाटर रीअब्सॉर्प्शन को काफी बढ़ा सकता है ये। तो इसकी वजह से बॉडी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। और दूसरा फंक्शन क्या होता है कि इट कैन कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल। अब आपको पता होगा कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने से बीपी बढ़ता है और ब्लड वेसल डायलेट होने से बीपी कम होता है। तो बीपी बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, तो उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। अब जो बॉडी वॉल्यूम दोबारा बढ़ गई तो ये ऑस्मो रिसेप्टर को नेगेटिव वो कर देता है, तो फीडबैक लूप कंप्लीट। समझ गए? ये होता है एक मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस का। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है? वो होता है क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन, सॉरी, रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम। वो कहाँ पे होता है? जेजीए, मैंने बताया था, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus में। अब वो कैसे करता है? वो मॉनिटर करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, कांस्टेंट मॉनिटरिंग चल रही होती है इसकी। अगर ये कभी कम हो जाए तो जो जीएफआर है ना, मतलब इसकी वजह से जीएफआर कम हो गया, अगर ब्लड फ्लो कम हुआ तो जीएफआर कम होती ही जेजी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो रेनिन रिलीज करा देता है। रेनिन का क्या काम होता है? वो एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक प्रोटीन होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। लिख लो, ये पूछ लेते हैं कई बार कि एंजियोटेंसिनोजन कहाँ बनते हैं? लिवर में बनते हैं। उसको कन्वर्ट कर देते हैं एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, जो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस बोलते हैं जिसको, दैट इज प्राइमरीली फाउंड इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये भी लिख लो, ठीक है। बात चल रही है किडनी की, बट तो क्वेश्चन में पूछते हैं इसलिए क्योंकि आप लोग किडनी मार्क कर दोगे सुनते ही कि रास सिस्टम तो किडनी में होता है, तो एंजियोटेंसिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? किडनी में नहीं, लिवर में होता है। ऐसे ही एस कहाँ पे होता है? मेनली पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है ठीक है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, दैट इज अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? वेसोकंस्ट्रिक्शन कर देगा, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया अभी कि वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जीएफआर बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं एंजियोटेंसिन 2? वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाता है। जो एड्रिनल ग्लैंड मैंने आपको बताया था ना शुरू में डायग्राम में थे कि ये किडनी थी, किडनी के ऊपर कुछ ग्लैंड थे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब आउटर पोर्शन, वहां से एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है। एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ सोडियम एंड वाटर। याद रखना, ऊपर हमने पढ़ा था मेनली वाटर, वो कौन सा था? एडीएच था। सेकंड कौन सा? एल्डोस्टेरोन है। ये दोनों करता है, सोडियम भी वाटर भी। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का नाम ए से स्टार्ट होते हैं, एल्डोस्टेरोन भी और एंजियोटेंसिन, सॉरी, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी। तो एल्डोस्टेरोन दोनों की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, सेम पार्ट्स, डिस्टल पार्ट्स में से, यानी कि डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। इन दोनों फंक्शन से क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम और बीपी बढ़ जाता है। लेकिन हमारी बॉडी का ये फंक्शन तो यार उसके लिए था कि कभी एडवर्स इफेक्ट है भाई, फ्लूइड कम है या कुछ भी, उसके लिए था। बट ये अगर कॉन्स्टेंटली चालू रहे ना, जो रास सिस्टम होता है, रास सिस्टम बोलते हैं इसको, अगर ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है तो ये बीपी को ना काफी ज्यादा बढ़ा के रखता है। तो जो हाइपरटेंशन होती है वो कर सकते हैं ये। तो इसलिए कुछ जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं ना, वो इस सिस्टम को अटैक करते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हमने देखा कि वो रास सिस्टम को अटैक कर देंगे। रास सिस्टम को अटैक करने की वजह से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस सिस्टम को बंद कर देते हैं। कहाँ पे हम इसको बंद करते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव एंजाइम, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी पे। मैं नाम बताऊं या नहीं बताऊं आपको? चलो थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो इस एंजाइम को बंद करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एस इनहिबिटर्स, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। और कुछ ड्रग्स होते हैं जो एंजियोटेंसिन 2 के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिन रिसेप्टर से वो वेसोकंस्ट्रिक्शन और ये कराता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं, उनको बोलते हैं एआरबीज, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। लिख लो अगर लिखना है तो, एस इनहिबिटर्स और एआरबीज होते हैं जो रास सिस्टम को बंद करते हैं, जिससे बीपी ज्यादा जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है। अब ये, हाँ, ये रह गया था कि जैसी ब्लड वॉल्यूम और बीपी बढ़ती है तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। कहाँ पे? हार्ट में। हार्ट में स्पेसिफिकली कहाँ पे? एट्रिया में। तो एट्रिया है वो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, इसको रिलीज कर देता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर को, जिससे वेसोडाइलेशन हो जाती है और ये सिस्टम पूरा हो जाता है, ठीक है। सो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। चलो यार।
काफी लंबा हो गया, एक बार मेरे को बता दो, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहीं बीच में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? वेसोडाइलेशन इज कि डायलेशन मतलब होता है, कंस्ट्रिक्शन मतलब होता है पतला होना, डायलेशन मतलब होता है मोटा होना, मतलब कि ल्यूमन का बढ़ जाना। ठीक है। चलो, अब दोबारा हम करते हैं आगे बात मिक्चुरेशन की। मिक्चुरेशन क्या है? मिक्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ पासिंग दिस यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन। सो एक ये वॉलंटरी वो होता है, वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होता है। आपको पता ही होगा कि कभी आप क्लास में बैठे हो और आपको बहुत ज्यादा अगर लग रहा है कि, फिर भी ऐसा तो नहीं होता ना मोस्टली कि अपने आप निकल जाएगा, नहीं, क्योंकि वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर है वो। ठीक है। तो मिक्सचुरेशन का पूरा पढ़ते हैं हम, कैसे कैसे होता है मिक्सचुरेशन। सो मिक्सचुरेशन में क्या हुआ कि आपका ब्लैडर है वो यूरिन से फिल होना शुरू हुआ। तो जैसे ही ब्लैडर बहुत ज्यादा भर गया तो उसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, क्योंकि अगर ब्लैडर भर जाएगा बहुत ज्यादा तो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा ना। तो कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स सीएनएस को सिग्नल भेजते हैं कि भाई यूरिक अब हमारा ब्लैडर अब फुल हो चुका है, अब आप कुछ करो, इसको रिलीज कराओ। तो सीएनएस क्या करते हैं? सीएनएस मोटर मैसेजेस भेजता है, तो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो दो जगह मैसेज भेजते हैं। एक वो मैसेज भेजते हैं जो स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर होता है, जिसको हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल। लिख लो अगर लिखना है तो। इसको भेजता है वो पॉजिटिव मैसेज कि कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो आप। और वो यूरेथ्रल स्फिंक्टर होती है एक चीज, उसको भेजता है कि आप रिलैक्स कर दो। तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा। स्फिंक्टर मतलब जो बंद करके रखता है। स्फिंक्टर का मतलब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या लोअर इसोफेजियल गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर होता है मसल का एक कलेक्शन होती है जो किसी ल्यूमन को बंद करके रखती है। वो सिर्फ कभी कभी, मतलब कभी उनको जब एक्शन मिलता है, जब उनको कमांड मिलती है तभी वो रिलैक्स होते हैं। तो यहाँ कमांड मिली, ये रिलैक्स हो गए और मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो जो यूरिन है वो पास हो जाता है। ठीक है। इस सारे रिफ्लेक्स को बोलते हैं मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। चलो, अब अब यूरिन की बारी थोड़ी पूछ लेते हैं, कभी कभी तो यूरिन के बारे में पढ़ लेते हैं। अमाउंट कितना होता है? 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। इट इज अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड। और जो येलो कलर होता है ना, वो यूरोक्रोम या यूरोबिलिन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से होता है। ये भी लिख लो अगर लिखना है तो। द पीएच इज स्लाइटली एसिडिक, अराउंड 6 के अराउंड होता है पीएच। एंड जो यूरिया है, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, तो हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। कितना यूरिया एक्सक्रीट करते हैं? अराउंड 25 to 30 ग्राम्स पर डे। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑस्मोलैलिटी वेरीज वाइडली, सो इन रिस्पॉन्स टू द प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो अगर आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो बहुत डाइल्यूटेड यूरिन निकलेगा, बिल्कुल पानी के कलर का। और अगर बहुत कम पानी पिया है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड निकलेगा, बहुत डार्क येलो कलर का। फिर यूरिन ना यार एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है आपकी बॉडी की हेल्थ का। तो हम एनालिसिस करते हैं यूरिन की काफी चीजों के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज रिलीज होता है और कीटोन बॉडीज रिलीज होती है। तो ग्लूकोज अगर यूरिन में आ रहा है तो ग्लाइकोस यूरिया बोलते हैं उसको, और कीटोन बॉडीज आ रही है तो कीटोन यूरिया बोलते हैं। तो अगर ये दोनों हैं तो ये दे आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। बाकी भी कई चीजें होती हैं, हम यूरिन में प्रोटीन भी देख सकते हैं। हम यूरिन में अगर कोई इन्फेक्शन है तो माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं कि उसमें डब्ल्यूबीसीज तो नहीं आ रहे। तो एनालिसिस बहुत ज्यादा चलती है, यूरिन बहुत ही एक काफी अच्छा एनालिसिस का एक वो है, हेल्थ इंडिकेटर है काफी अच्छा। चलो, अब हम बात करते हैं बाकी ऑर्गन्स की जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा एक मेन वो क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस CO2। लंग्स हैं जो बहुत ज्यादा हर मिनट रिलीज करते हैं, दैट इज अराउंड 200 ml पर मिनट, तो बहुत ज्यादा है ये। और काफी अमाउंट में वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर भी रिलीज होता है। जैसे कि अगर आप सर्दियों में देखोगे कभी कि अगर आप किसी मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेल करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाटर जम जाएगा, मतलब आपको पानी दिखेगा। तो पानी कहाँ से है? आपकी ब्रेथ में जो पानी है वो कूल टेम्परेचर के टच में आके और कंडेंस हो जाता है। ठीक है। फिर लिवर है। लिवर, यार लिवर के नाम में ही है लिव। ठीक है। लिवर का नाम ही इसलिए पड़ा था। लिवर हर एक जगह मिल जाएगा आपको, किसी भी सब सिस्टम की बात करोगे आप, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ड्रग्स के लिए हो गया, हॉर्मोन्स के लिए हो गया, वाइटामिन के लिए हो गया, लिवर हर जगह होगा। तो लीवर का एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है कि वो बाइल बनाता है। बाइल में क्या क्या होते हैं? बिलीरुबिन है, बिलीवेरिडिन है, कोलेस्ट्रॉल है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, वाइटामिन हैं, जो हमने ड्रग्स लिए थे वो हैं।
तो इन सबको एक्सक्रीट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लिवर की होती है। ठीक है, मेनली डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ही रिलीज हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्या होता है? स्वेट ग्लैंड्स। अब जो हमारे स्वेट है, जो हम स्वेटिंग करते हैं, उसका प्राइमरीली फंक्शन तो होता है हमें कूल डाउन करना, लेकिन वो एक्सक्रीशन भी कर सकता है किस किस चीज की? सोडियम क्लोराइड की, मतलब NaCl की, कुछ हद तक यूरिया की एंड लैक्टिक एसिड की। फिर जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सीज थ्रू सीबम, और ये एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बना लेते हैं आपकी स्किन पे, तो उसके थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है। और सलाइवा के थ्रू भी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज हो सकते हैं। तो कभी अगर चार सेंटेंस ट्रू फॉल्स के आ जाए, तो अगर लिखा हो कि सलाइवा, भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कैन बी एक्सक्रीटेड टू सलाइवा, तो ट्रू है, उसको फॉल्स करके मत आ जाना। चलो अब बात आ गई डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की। सो डिसऑर्डर्स में क्या क्या होता है? मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी हो गई। अगर किडनी मेल फंक्शन कर रही है तो ब्लड में यूरिया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं यूरीमिया। ठीक है, उससे क्या होता है? यूरीमिया बहुत एक सीरियस कंडीशन है यार, इट कैन लीड टू किडनी फेलियर, और बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। अगर यूरिया ब्लड में बढ़ जाए तो उसकी वजह से हो जाता है, जो तो एक सीरियस डिसऑर्डर है ये। तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करेंगे? अगर उनकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो हम आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं। आर्टिफिशियल किडनी किसको बोलते हैं? हीमोडायलिसिस को। हीम मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब क्लीनिंग, तो हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड की आप क्लीनिंग कर रहे हो। तो इसमें होता क्या है कि कन्वीनियंट आर्टरी देखते हैं। कन्वीनियंट मतलब कि थोड़ी जो सुपरफिशियल हो, मतलब कि आप इजीली एक्सेसिबल हो, और जहाँ पे आप, मतलब कि बार बार प्रोसेस होता है ना, तो बहुत ज्यादा पेशेंट को भी दिक्कत ना हो, तो ऐसी एक आर्टरी ढूंढते हैं हम। मोस्ट लाइकली हम लेते हैं वो ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कई बार यूज करते हैं, जो हमारे एल्बो के ऊपर होती है ना, वहां पे होती है ब्रेकियल आर्टरी, वहां पे यूज कर लेते हैं कभी कभी। तो हम वहां से ब्लड लेते हैं। अब आपको पता है कि ब्लड जैसी आर्टिफिशियल मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा वो क्लॉट करना शुरू कर देगा, तो हम वो नहीं चाहते कि ब्लड क्लॉट करे, इसलिए हम उसमें कुछ एंटी कोगुलेंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि हेपेरिन। फिर हम उसको भेजते हैं डायलिसिंग डायलिसिंग यूनिट में। डायलिसिंग यूनिट में क्या होता है कि फ्लूइड होता है सेम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। अब आपको पता ही है कि कोई भी सब्सटेंस है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। अगर यहाँ पे सोडियम बराबर है, इधर भी सोडियम बराबर है, यहाँ पे मानो कोई और चीज है वो बराबर है, लेकिन हमारे इसमें ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला फ्रीली यहाँ पे आ जाएगा, जिससे ब्लड से क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जिससे ब्लड क्लीन हो जाता है। उसको वापस वेन में पंप करने से पहले एंटी हेपेरिन देना जरूरी होता है, वरना तो फिर ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा कभी। अगर चोट लग गई तो ब्लड फ्लो करता रहेगा। तो एंटी हेपेरिन ऐड करके उसको वापस एक वेन के थ्रू पंप बैक कर देते हैं। ये देख लो एक बार, पिक्चर है, यहाँ से ब्लड लिया हमने, ब्लड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, डॉट डॉट है ना जो, और यहाँ पे फ्रेश डायलिसाइड चल रहा है, और ये डायलिसाइड विद वेस्ट है। ये भी बार बार चलते रहना चाहिए ना। अगर यहाँ एक ही बार रहेगा तो मानो कि यहाँ जो यूरिया था वो यहाँ आ गया थोड़ा सा, मानो 10 था, यहाँ 0 था, फिर ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो ऐसे तो फिर बंद हो जाएगी डिफ्यूजन, क्योंकि बराबर हो गया। तो हम ये नहीं चाहते, तो हम इस फ्लूइड को बार बार हटाते रहते हैं और फ्रेश लाते रहते हैं, जिससे कि यहाँ 5 है तो यहाँ 0 वाला आ जाए, तो 5 सब इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जो बिल्कुल क्लीन ब्लड है वो आके हम वेन के थ्रू वापस बॉडी में दे देते हैं। अब किडनी का एक और फंक्शन होता है यार, किडनी ना एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन होता है एक, इसको भी सिक्रीट करते हैं, जो RBC, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो हम रीनल फेलियर में क्या कर रहे हैं? हम रीनल फेलियर में सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, हम एरिथ्रोपोएटिन के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो एरिथ्रोपोएटिन कम हो जाता है किडनी फेलियर वाले बंदे में, और अनीमिया हो जाता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया था ये, तो लिख लो इसको। ठीक है, चलो अब बारी आती है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है? जो ये डायलिसिस है ये एवरलास्टिंग प्रोसीजर नहीं है। मतलब आप कुछ ईयर्स दे सकते हो किसी को, बट ये ऐसा नहीं है कि आप सारी जिंदगी सिर्फ डायलिसिस करते रहो, नहीं। इसका अल्टीमेट मेथड है कि आपको रीनल फेलियर अगर आपने ट्रीट करना है तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। और आपको पता ही होगा कि किडनी ऐसी किसी की उठा के किसी में नहीं डाल सकते, केयरफुल मैचिंग करनी पड़ती है, वरना रिजेक्शन हो सकती है। उसको बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट का मतलब होता है कोई भी चीज आप लगाते हो ना बाहर से, उसको ग्राफ्ट बोलते हैं। जरूरी नहीं मतलब बाहर से ही हो, बेसिकली कहीं भी कुछ आप अलग से लगा रहे हो जो नेचुरली वहां पे नहीं था, तो उसको ग्राफ्ट बोलते हैं।
तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गई तो उससे किडनी दोबारा फेल हो जाएगी। तो इसलिए बहुत केयरफुल मैचिंग करते हैं। तो जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं मोस्टली उनकी किडनी ही मैच करती है। और आपको पता होगा कि एक किडनी में भी आप जिंदा रह सकते हो, तो इसलिए डोनर को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रेसिपिएंट है उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल जो किडनी है वो हमने मोनोजाइगोटिक ट्विन से नहीं ली है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कभी कि अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन है जिसका जीनोटाइप बिल्कुल सेम है, अगर उससे किडनी ली है तो किडनी बिल्कुल सेम है जो हमारी थी, बिल्कुल उसके साम ट्विन की बिल्कुल सेम है। तो इसलिए इम्यून रिएक्शन नहीं होता, इसलिए उसको इम्यूनोसप्रेशन नहीं लेने। बट बाकी इसके अलावा अगर कहीं से भी किडनी ली है तो चाहे मैचिंग की है हमने, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो किडनी थोड़ी अलग होगी। तो इस वजह से बंदे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन लेने पड़ते हैं जिससे कि कोई ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो। चलो, अब बारी आती है रीनल कैल्कुलाई की। कैल्कुलाई क्या होता है? स्टोन या इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स होते हैं। एग्जांपल ऑक्सलेट हो गया, या अलग अलग टाइप के होते हैं सॉल्ट्स की। कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, स्ट्रोवाइट स्टोन हो गया, यूरिक एसिड स्टोन हो गया। तो अलग अलग तरीके के स्टोन्स होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। आपने सुना होगा कि रीनल कैल्कुलाई भाई किडनी में स्टोन हो गया है, काफी ज्यादा कॉमन चीज है ये। और ये एक इमरजेंसी है एक तरह से, मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, बट इसका पेन इतना ज्यादा सीरियस होता है, इतना सीवियर पेन होता है कि एक तरह से ये इमरजेंसी में वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंडीशन है जो लेके आते हैं। जब आप एमबीबीएस में आओगे, जब आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे होगे, तो कभी भी आपकी नाइट ड्यूटी लगेगी ना, तो मोस्टली जो पेशेंट्स आएंगे वो रीनल कैल्कुलाई वाले ही आएंगे। मतलब पेशेंट रो रहे होंगे, इतना तेज दर्द होता है इसमें। ठीक है। पेन क्यों होता है? क्योंकि जो यूरेटर है वो स्टोन मानो यहाँ पे फंस गया, तो यूरेटर इसके अराउंड, यूरेटर चाह रहा है कि इसको पास कर दे। तो वो पास करने क्या करेगा, इसके अराउंड कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगा कि मसल से मैं इसको दबाऊंगा स्टोन नीचे चला जाएगा। बट अगर स्टोन बड़ा है तो ऐसा नहीं होता। तो इसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होता है, तो उसके लिए हम मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं बच्चे बंदे को। ठीक है। चलो, अब अगली चीज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस, मैंने बताया था आइटिस जहां भी आ गया उसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। तो किसका इन्फ्लेमेशन? ग्लोमेरुलस का। और ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लेमेशन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक स्पेसिफिक सिंड्रोम है, एनसीईआरटी में नहीं है बट लिख लो, इंपॉर्टेंट होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? सेलेक्टिव लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन होता है। यार जो एल्ब्यूमिन है ना, वो बहुत ही, मतलब बहुत छोटा प्रोटीन है, उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो मोस्टली जो एल्ब्यूमिन है वो सिक्रीट क्यों नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको। मैंने वो कहाँ बनाया था, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट कहाँ बनाए थे, ये रे पोडोसाइट। तो जो फूड प्रोसेस है ना, इसका साइज बहुत छोटा होता है, बट स्टिल एल्ब्यूमिन के साइज से बड़ा होता है। बट फिर भी एल्ब्यूमिन रिलीज क्यों नहीं होता नॉर्मली? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे ना एनायनिक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और एल्ब्यूमिन जो है वो रिपेल रिपेल हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी कंडीशन की वजह से ये चार्ज हट जाए, या फिर साइज, जो पोर का साइज थोड़ा और बड़ा हो जाए, तब क्या हो सकता है कि जो एल्ब्यूमिन है वो रिलीज हो सकता है। तो जो बंदा है उसकी यूरिन में एल्ब्यूमिन सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा। और एल्ब्यूमिन, जैसे आपको मैंने बताया था कि ऑन्कोटिक प्रेशन को एल्ब्यूमिन ही वो करके रखता है, ऑन्कोटिक प्रेशन को एल्ब्यूमिन बना के रखता है। तो अगर एल्ब्यूमिन लॉस होना शुरू हो गया तो डिक्रीज हो जाएगा ऑन्कोटिक प्रेशर का। तो जो प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर जैसे कम होगा, ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, यानी कि ब्लड हाइपोटोनिक हो गया, तो जो वाटर है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो टिश्यू में सेटल हो जाएगा, जिसकी वजह से इडीमा ऑल ओवर दी बॉडी हो जाता है। तो ये बच्चों को बहुत कॉमनली कंडीशन अफेक्ट करती है, इसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। चलो, चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, एनसीईआरटी से ही थे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन था, इसके 2 ऑप्शन एनिमल किंगडम से थे और 2 ऑप्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम से थे। तो देख लो आप, बताओ मेरे को क्या आंसर होगा। ठीक है, चल गया पता? तो इसका आंसर है ये, क्योंकि टीनिया का फ्लेम सेल। और दूसरा इस चैप्टर से कौन सा आया है? दूसरा आया है इस चैप्टर से बॉम्बिक्स, एल्पिजियन ट्यूब्यूल। बाकी दोनों हमारे एनिमल किंगडम से, वो आपको चल जाएगा पता जब हम करेंगे। तो इसका आंसर है ये। इसके बाद क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। पढ़ो और फिर मेरे को बताओ क्या आंसर है। ऑप्शंस बोल देता हूँ मैं। लो लेवल ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन,
maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium in the kidneys, secretion of erythropoietin by juxtaglomerular complex, और hydrostatic pressure during glomerular filtration. बताओ क्या आंसर है? तो जैसे मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन के रहता है कॉर्टेक्स मेडुला में, तो उसकी वजह से मेडुला में हाइपरोस्मोलरिटी रहती है, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बन सकता है. अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन लो होगा तो डायूरेसिस होगी. डायूरेसिस मतलब यूरिन बहुत ज्यादा निकलेगा, यानी कि यूरिन डाइल्यूटेड होगा, तो गलत है. फिर सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. एरिथ्रोपोइटिन का कुछ लेना देना ही नहीं है यूरिन से. एरिथ्रोपोइटिन तो आरबीसीज को वो करता है. और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. मैंने बताया था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है, फिल्ट्रेशन कराता है. ये तो नॉर्मली कराता है, इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन या डिल्यूशन से कुछ रिलेशन ही नहीं है. थर्ड क्वेश्चन था यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन. पढ़ो, बताओ फिर. फर्स्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन. बताओ. ठीक है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है. देखो यार, तो ऐसे में मैंने जो बताया था ना कि सबसे पहले एलिमिनेट करना सीख लो. एलिमिनेट सबसे इजी क्या चीज है? नाइट्रोजनस बिल्डअप तो हो ही नहीं सकता ना, हम डायलिसिस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता. तो जिस भी ऑप्शन में ए है उसे पहले ही काट दो, तो ए कट गया. और और क्या था? रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन. ये मैंने आपको बताया था कि आरबीसी प्रोड्यूस रिड्यूस होते हैं, यानी कि डी करेक्ट है, तो एक ही आंसर है. इसमें डी बचा तो थर्ड हो गया आंसर. बाकी भी देख लेते हैं हम. बी गलत है. नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस नहीं. अगर पोटेशियम आयन एक्सेस होंगे तो डायलिसिंग फ्लूइड में नहीं होंगे, तो ये फ्रीली मोबाइल मोबाइल है, तो ये जा सकते हैं. ठीक, तो एक्सेस पोटेशियम आयन की एक्सट्रेक्शन भी हो जाएगी डायलिसिस से. थर्ड है जो नहीं दिया हुआ, बट आपको जरूरत नहीं पड़ी ना थर्ड की, बिना थर्ड के भी आपने आंसर कर दिया मैच. ठीक, लेकिन फिर भी सुन लो. थर्ड है रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ये ट्रू है बात. क्यों है? क्योंकि किडनी का एक फंक्शन होता है विटामिन डी की एक्टिवेशन. मतलब विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म होती है वो किडनी बनाती है. तो अगर आर्टिफिशियल किडनी किसी की यूज हो रही है, यानी कि उसकी नेचुरल किडनी खराब हुई पड़ी होगी, किडनी फेलियर होगा, तो विटामिन डी कम हो जाता है. और विटामिन डी का एक फंक्शन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम आयंस को. अगर विटामिन डी कम हो गया तो कैल्शियम आयन कम एब्जॉर्ब होंगे. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी एंड डी. चलो, ये चैप्टर हो गया. अब हम करेंगे, अब आप लोगों को इस चैप्टर की समरी पढ़नी है और इसके क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 5-10 मिनट का. किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. एनसीईआरटी से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो ही पूछना है यार, मोस्टली बाकी सारे ग्रुप पे पूछना. मोनोजाइगोटिक. अच्छा, मोनोजाइगोटिक ट्विन नहीं, मोनोजाइगोटिक ट्विन होता है यार कि एक ही स्पर्म और एक ही ओवा से एक ही जाइगोट बना है, वो दो में डिवाइड हो गया. तो बेसिकली एक जाइगोट था. जाइगोट इज स्पर्म और ओवा से बन के एक सेल बनता है जो आगे पूरी बॉडी बनाता है. वो इनिशियल टाइम पे डिवाइड हो गया और उससे अलग अलग दो बॉडीज बनी. तो उनका जो उनके अंदर जीन्स गए हैं वो बिल्कुल सेम होंगे ना, तो वो बिल्कुल सेम होते हैं. मोनोजाइगोटिक ट्विन्स उनको बोलते हैं जिनका जीनोटाइप, यानी कि जिनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होता है. डाइजाइगोटिक ट्विन होते हैं कि दो ओवा दो स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, तो उनका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है. ठीक है. प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी अगेन एक्सप्लेन कर दो. अच्छा, करता हूँ. एक बार काउंटर करंट मैकेनिज्म बताता हूँ. सर ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता यार, अब तो आ गया होगा, अब तो समझा दिया मैंने. सर ये विटामिन डी वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बताना. अच्छा, विटामिन डी वाला कॉन्सेप्ट था कि किडनीज का एक फंक्शन होता है विटामिन डी को रिलीज करना. विटामिन डी का एक फंक्शन होता है, विटामिन डी आपको पता होगा कि बोन्स के लिए अच्छा होता है. क्यों होता है बोन्स के लिए अच्छा? क्योंकि वो कैल्शियम बोन्स में बढ़ाता है. तो कैल्शियम बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा. तो अगर विटामिन डी नहीं बन रहा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी ना. तो आगे समझ में. अब है हाउ टू ट्रीट बर्निंग सेंसेशन. बर्निंग मिक्चुरेशन. बर्निंग मिक्चुरेशन साइन होता है यूटीआई का, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का. तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उस वजह से बर्निंग मिक्चुरेशन होता है. तो उसमें मेनली तो हम यार फ्लूइड देते हैं कि बहुत सारा फ्लूइड भी हुआ, पानी पीते रहो उससे ठीक हो जाएगा. अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर हम कुछ ड्रग्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, या फिर हम कुछ देते हैं जिससे कि पीएच थोड़ा चेंज हो जाए और अच्छे से रिलीज हो जाए, ये सारी यूरिन निकल जाए. रास ड्रग्स. रास के ड्रग मैंने बताए थे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सॉरी
हाँ, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी एआरबीज और एस इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो अगर इन दोनों को मैं किसी को भी इनहिबिट कर दूंगा तो एंजियोटेंसिन 2 अपना एक्ट नहीं कर पाएगा ना, एंजियोटेंसिन 2 नहीं काम करेगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। मोनोजाइगोटिक ट्विन की किडनी क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं, पर सबके मोनोजाइगोटिक ट्विन थोड़ी ना होते हैं। जिसका मोनोजाइगोटिक ट्विन होगा उसके लिए तो बेस्ट है यार, उसकी जिंदगी में अगर कभी भी कुछ भी दिक्कत हुई तो उसका ट्विन से कुछ भी लो, लिवर खराब हुआ लिवर ले लो, किडनी खराब हुई किडनी ले लो, तो कुछ भी खराब हुआ बड़े आराम से ले सकते हैं। सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम दिखा दो, लिखा नहीं है, दिखा देता हूँ। बर्निंग सेंसेशन है ईसोफेगस, अच्छा ईसोफेगस में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इसका मतलब है कि जो गैस्ट्रिक एसिड है ना वो रिफ्लक्स हो रहा है, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है वो खुल बंद नहीं हुआ पड़ा अच्छे से, वो थोड़ा सा खुला हुआ है, लेक्स है वो, जिसकी वजह से एसिड थोड़ा बाहर आ रहा है। तो दो तीन चीजें होती हैं, मैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस दे सकता हूँ, तो हम देते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड दे सकते हैं, एल्यूमिनियम दे सकते हैं, लेकिन वो आजकल यूज नहीं करते। एक चीज होती है कि मैं एसिड की प्रोडक्शन को ही कम कर सकता हूँ, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, प्रोटॉन इज H+ आयन यानी कि एसिड, तो जो पंप एसिड बना रहे हैं उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर बता दो। यार मैं थोड़ा शायद गलत बोल रहा था। ऑन्कोटिक प्रेशर होता है जो डिजोल्व वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, उसकी वजह से कुछ प्रेशर होता है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, या पोटेशियम हो गया, या कैल्शियम हो गया। तो ये तो अलग अलग चीजें थी, मैंने कंफ्यूज कर दिया था इनको शायद। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सप्लेन इट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि आपकी किडनी है वो सेलेक्टिवली एल्ब्यूमिन को रिलीज की जा रही है, एल्ब्यूमिन सिक्रेट होता जा रहा है, यूरिन में निकलता जा रहा है। एल्ब्यूमिन यूरिन में निकल गया तो ब्लड में कम रह गया, तो ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, तो ब्लड में से फ्लूइड बाहर निकल जाता है, और आसपास की जो जगह होती है ना, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है जो वहां पे जमा हो जाता है, तो स्वेलिंग हो जाती है। नेफ्रोटिक सिस्टम दिखा देता हूँ मैं। किसी ने लिखा है कि GFR 180 लीटर पर डे है और 125 ml पर डे। 125 ml पर डे नहीं था यार, वो पर मिनट था। 180 लीटर पर डे है, 125 ml पर मिनट है। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया क्या? पता नहीं, मेरे को याद नहीं अब। हो गया सब। नोट्स यार, नोट्स मैं आपको जान के नहीं देना चाह रहा, क्योंकि नोट्स मैंने एनसीईआरटी के ही बनाए हैं, और आपके पास ना ऐसे मल्टीपल चीजें नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल चीजें नहीं पढ़ो आप, सिर्फ अपने जो आपके सर ने नोट्स बनाए होंगे वो रखो और एनसीईआरटी रखो, इसमें से जो भी मैं आपको ऐड करवा देता हूँ सिर्फ ये रखो आप। अगर आप बार बार चीजें रखो तो कंफ्यूज होगी कौन सा कहाँ से करना है, तो नोट्स मत लो, आप अपना एनसीईआरटी करते रहो। हाँ जी, और क्या क्वेश्चन है? एंजियोटेंसिन वाली प्रोसेस बता दो। क्या बताऊं एंजियोटेंसिन वाली? रास प्रोसेस पूरा समझना है या रास इनहिबिटर जो मैंने बताए थे? बोलो। गैलेक्सी J2 कौन है ये? एंजियोटेंसिन वाली प्रोसेस बता दो। बताओ यार जल्दी। सारा प्रोसेस। ओके, सारा प्रोसेस। चलो बाकी लोग ब्रेक ले लो फिर, 10 मिनट का। मैं एक बार ये प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ इनके लिए, ठीक है? 10 मिनट बाद, कितना टाइम हुआ अभी? 10:03 हुए हैं, 10:10 पे स्टार्ट करते हैं, चलो। तो रास में क्या क्या था नाम में? ये रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो अगर कभी किडनी के तरफ ब्लड फ्लो कम हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो की वजह से GFR कम होगा, GFR जैसे ही कम होता है तो जो JGA अपरेटस होता है, कहाँ पे था ये? एफरेंट आर्टीरियोल और DCT जहाँ पे मिल रहे हैं वहां पे है। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये रेनिन सिक्रेट कराता है। रेनिन एक एंजाइम है जो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। वो दूसरा एंजाइम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन, तो वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करके बीपी बढ़ा देता है, यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ते GFR बढ़ जाता है। और दूसरा फंक्शन क्या होता है उसका? वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके एल्डोस्टेरोन नाम का एक और हार्मोन होता है, उसको रिलीज करा देता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है इन द DCT इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो इन दोनों फैक्टर से मिलकर क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम और बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम और वाटर अगर हमने बढ़ा दिया ब्लड में तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गई ना। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गई और इधर से बीपी बढ़ गया, तो इससे जो ब्लड फ्लो था
वो मतलब नॉर्मलाइज हो गया। बट अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो जो ब्लड फ्लो टू एट्रिया है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर ब्लड फ्लो टू एट्रिया बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ रही है। तो एट्रिया क्या करता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर एक पेप्टाइड होता है, उसको रिलीज कर देता है जो वेसोडाइलेशन करा के बीपी कम करा देता है। बट ये ना बहुत माइन्यूट होता है यार, ये एट्रिया वाला कॉन्सेप्ट में जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत कम होता है, इतना इफेक्टिव होता नहीं है। तो अगर जो बीपी बढ़ा हुआ है ना तो ये मोस्टली बढ़ा ही रह जाता है, तो हाइपर टेंशन हो जाती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट, इस जो प्रोसेस को है इसको रिवर्स करने के लिए कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम दे देते हैं, जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर दो तो ये ही नहीं बनेगा। या फिर रिसेप्टर ब्लॉकर, कि जो रिसेप्टर है उनको ही ब्लॉक कर दो, कि ये बन तो रहा है बट ये कहीं एक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गए हैं, तो फिर वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाती तो बीपी कम हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोला था किसी में लिखने के लिए, ये लिख लो नेफ्रोटिक सिंड्रोम यार। हो गया होगा मेरे हिसाब से अब तक। चलो बाकी नोट्स में वो कहाँ था, GFR 125 ml में देख लो इसमें मैंने क्या किया है, 125 ml पर डे, हाँ ये गलत लिखा है मैंने। रास मैकेनिज्म किडनी में होता है या लिवर में? रास किडनी में फंक्शन कर रहा है, लिवर में एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन नाम का प्रोटीन है वो लिवर में बनता है। बाकी मैथ प्रोसेस तो पूरा है रास, क्योंकि रास कहाँ होता है, जेजीए में होता है, जेजीए कहाँ है, किडनी में है। सर फिर बताना प्लीज यार एक और बार, दोबारा मैं बाद में बता दूंगा, अभी रुक जाओ, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करोगे क्या? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रास? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हाँ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, अभी करता हूँ 2 मिनट बाद, 10:08 हो गए, 10:10 पे करते हैं। सर एडिमा क्या है? एडिमा बेसिकली स्वेलिंग को बोलते हैं, आपने कभी देखा होगा कि पैरों में स्वेलिंग आ गया, फेस पे स्वेलिंग आ गई, उसको एडिमा बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ठीक है, बाकी कोई दोबारा एक बार समझने को बोल रहा है तो मैं चैप्टर जब सेकंड चैप्टर खत्म होगा उसके एंड में एक बार दोबारा समझा दूंगा। किडनी में प्रेशर्स बता दो, कौन से प्रेशर यार? ओके, GFR के प्रेशर्स, मतलब जो प्रेशर से फिल्ट्रेशन होती है मेरे हिसाब से वही पूछना चाह रहे हो आप, है ना? फर्स्ट स्टेप में कौन कौन से प्रेशर थे, 3 प्रेशर्स, वही बोलो, वही पूछना चाह रहे हो? ओके बताता हूँ। ये 3 प्रेशर थे यार। समझाना भी है क्या एक बार? चलो फिर फटाफट बता देता हूँ। 3 प्रेशर कौन से हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बोमेन स्पेस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी। ठीक है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि जो प्रोटीन की वजह से होता है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसकी वजह से जो नेट प्रेशर बनता है उसकी डायरेक्शन इधर होती है, तो फिल्ट्रेशन होती है उसकी वजह से। ये प्रेशर्स आपको मेनली फ्लूइड में फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे, पर वहां समझ लेना वैसे। यहाँ बस याद रखना है कौन कौन से 3 प्रेशर्स होते हैं। दो होते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और एक होता है ऑन्कोटिक प्रेशर। हाँ जी हो गया, करें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। नेक्स्ट चैप्टर होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम आज से, ठीक है? मसल वाला पार्ट कर लेते हैं हम, बाकी हम क्या कहते हैं जो बोन्स वाला पार्ट है वो कल कर लेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? यार मूवमेंट होती है हर एक लिविंग थिंग की, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सब मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट बेसिकली कुछ भी अगर हिल डुल रहा है ना उसको मूवमेंट बोलते हैं, चाहे आपका प्रोटोप्लाज्म हिल रहा हो, या फिर कोई सीलिया हिल रहा हो, या टेंटिकल हिल रहा हो, कुछ भी हिल रहा हो उसको मूवमेंट बोलते हैं। लोकोमोशन एक स्पेसिफिक वर्ड है, लोकोमोशन का मतलब है कि चेंज इन प्लेस और लोकेशन हो रही है। तो कोई भी मूवमेंट, एनी मूवमेंट विच रिजल्ट्स इन अ चेंज ऑफ अ प्लेस और लोकेशन, वो लोकोमोशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। इजी स्टेटमेंट है बट फिर भी ढंग से याद रखना, कभी इसको चेंज कर सकते हैं और ट्रू और फॉल्स से पूछ सकते हैं। और लोकोमोटर मूवमेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? पैरामीशियम में होता है सीलिया, हाइड्रा में होता है टेंटिकल्स। याद रखना, एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। चलो
अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन रिस्पेक्ट टू ह्यूमन सेल्स। तो ह्यूमन सेल्स में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं? अमीबॉइड मूवमेंट हो सकती है, सीलियरी मूवमेंट हो सकती है, मस्कुलर मूवमेंट हो सकती है। अमीबॉइड मूवमेंट नाम में लिखा है कि अमीबा की तरह मूवमेंट होती है जो, तो बेसिकली स्यूडोपोडिया बन रहा होगा। तो वो कौन कौन से सेल्स शो करते हैं? मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। So it is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm and cytoskeleton, जो उसका होता है माइक्रोफिलामेंट्स, जो हम पढ़ेंगे आगे कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक होता है माइक्रोफिलामेंट। उसके हेल्प से और प्रोटोप्लाज्म की हेल्प से अमीबॉइड मूवमेंट होती है। या एग्जांपल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सेल्स करते हैं? मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स। फिर आती है सीलियरी मूवमेंट। सीलिया आपको पता होगा कि सेल सरफेस एक्सटेंशन है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सरफेस प्रोटीन सरफेस पे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूव करते हैं। तो ये होलो ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जो विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। तो उनमें होती है ये। एग्जांपल है ट्रेकिया में, फैलोपियन ट्यूब्स में। तो ट्रेकिया में अगर आपने कुछ डस्ट पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस इनहेल कर लिया है तो उसको रिमूव करने के लिए, और फैलोपियन ट्यूब में जो हमारा फीमेल्स में ओवा या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवा होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैलोपियन ट्यूब में भी होता है ये। और थर्ड है जो मेन टाइप है जो हम इसमें पढ़ने वाले चैप्टर में, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट, दैट इज बाय यूजिंग मसल्स। तो अब आते हैं मसल पे। मसल क्या है? मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। ठीक है। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी का अप टू 45 टू 50% मास होता है दैट इज मेड अप ऑफ मसल। तो मैं सिर्फ यहाँ पे उस मसल की बात नहीं कर रहा जो आपको दिखता है, मतलब स्केलेटल मसल नहीं, सारे मसल्स मिला के, स्केलेटल मसल भी, कार्डियक मसल भी, विसरल मसल भी। ठीक है। मसल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब कि मसल को किसी एक्शन पोटेंशियल के थ्रू एक्साइट किया जा सकता है, कोई रिस्पॉन्स देखा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कि मसल छोटा हो सकता है साइज में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक्सटेंसिबिलिटी की मसल बड़ा हो सकता है। इन दोनों की वजह से मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी की वजह से ही मसल मूव कर सकता है। और इलास्टिसिटी तो पता ही होगा आपको, इलास्टिक कोई भी चीज होगी मतलब कि वो रिकॉइल कर सकती है अपनी नॉर्मल जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आ सकती है। अब मसल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक, विसरल। मैंने ग्रीन और रेड किस लिए बताई है कि जो ग्रीन है वो स्ट्राइएटेड है, जो रेड है वो इनवॉलेंट्री है। तो स्ट्राइएटेड कौन कौन से होंगे? स्केलेटल होंगे, कार्डियक होंगे। और इनवॉलेंट्री कौन से होंगे? विसरल होंगे, कार्डियक होंगे। तो कार्डियक दोनों होते हैं, स्ट्राइएटेड भी होते हैं, इनवॉलेंट्री भी होता है। और वॉलेंट्री कौन सा होता है? सिर्फ स्केलेटल होता है। और इनवॉलेंट्री दोनों होते हैं, कार्डियक और विसरल। और नॉन स्ट्राइएटेड कौन सा होता है? सिर्फ विसरल होगा। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। नाम में ही है स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ जो एसोसिएटेड होगा वो स्केलेटल मसल होगा। बेसिकली बोन्स के साथ जो भी मसल एसोसिएटेड होगा। तो these muscles have striped appearance under microscope, so they are also known as striated muscles, and they are under voluntary control, so also known as voluntary muscles. ठीक है। They are primarily involved in locomotion and changes of body posture. तो लोकोमोशन में कौन सा मसल यूज होता है? स्केलेटल मसल। इसके बाद आता है विसरल मसल। विसरल का मतलब होता है इनर ऑर्गन। तो जो भी ऑर्गन्स का विसरल मतलब मसल होगा वो होता है विसरल मसल। और अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो कोई भी आपको स्ट्राइएशन नहीं मिलेगी, स्मूथ अपीयरेंस होती है इसकी, तो इसीलिए दे आर आल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स। दे आर नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, सो नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है। एग्जांपल हो गया जीआईटी में और जेनिटल ट्रैक्ट में। जीआईटी में का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जेनिटल ट्रैक्ट में होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है। अब बारी आती है कार्डिक मसल की। नाम में ही है कार्डिक, कार्डिक का मतलब होता है हार्ट। तो कार्डिक मसल यानी मसल्स ऑफ हार्ट। अब कार्डिक मसल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ब्रांचिंग होती है, मसल ऐसे है, फिर एक मसल ऐसे है, फिर ब्रांचिंग ऐसे है, तो कार्डिक मसल ब्रांचेज होती है। ठीक है। सो मैनी कार्डिक मसल सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। स्ट्राइएटेड होता है ये भी और इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री होगा ना, आप सोचोगे कि हार्ट बीट करना बंद हो जाए, बंद नहीं होता ना, इनवॉलेंट्री। अब मेन इस चैप्टर में हमारा फोकस है स्केलेटल मसल पे, क्योंकि स्केलेटल मसल ही है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्केलेटल मसल कुछ फेसिकल्स में, मसल बंडल्स के उसमें फॉर्म होते हैं। जो मसल बंडल के उसमें ना क्या कहते हैं, हमारी बॉडी के जो भी मसल्स हैं उसके अंदर होते हैं। और फेशिया होती है एक आउटर लेयर जो उसको कवर करके रखती है। तो मसल बंडल के अंदर एक स्पेसिफिक जो सिंगल मसल सेल होता है वो होता है। तो बहुत सारे मसल सेल बना के एक मसल बंडल बनाते हैं, और मसल बंडल को कवर करके रखता है फेशिया, कवर करके रखता है फेशिया।
ठीक है, चलो ये हमारे क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। मसल के रिलेशन में ना सार्को चीज यूज करते हैं हम, कि साइटोप्लाज्म की जगह सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह सार्कोलेमा। अब मसल फाइबर है सिंसीशियम है। सिंसीशियम आपको पता होगा, सिंसीशियम का मतलब क्या होता है, जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियाई हो, कि मल्टीपल न्यूक्लियाई जिसके सेल के अंदर होते हैं उसको सिंसीशियम बोलते हैं। मसल फाइबर भी सिंसीशियम है। और जो हमारा इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, कि वो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम स्टोर करके रखता है ये। और कैल्शियम का क्या यूज है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये एक देख लो आप फिगर मैंने जो निकाली है, कि मसल कैसे कैसे अटैच होता है। मसल फाइबर है जो, उसमें बहुत सारे पैरेलल अरेंजमेंट में कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफिब्रिल। जो ये एक है ना, ये पूरा, ये एक मायोफिब्रिल है। ये बहुत सारे पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं और ये बन के एक पूरा मसल फाइबर बनाते हैं। जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल सिंगल मसल फाइबर है, मसल सेल है। उस मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल होते हैं जो पैरेलल अरेंजमेंट में है ना। और उस मायोफिब्रिल के अंदर फिर बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं थिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट, दोनों होते हैं। वो भी पैरेलल अरेंजमेंट है और सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मायोफिब्रिल या फिर एज द डायरेक्शन ऑफ हमारा मसल फाइबर, ठीक है। तो और बाकी चीजें देख लो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है, और थोड़ा बहुत देख सकते हो टी ट्यूब्यूल वगैरह, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, बस ऐसी मैंने इस फिगर में था तो मैंने बता दिया आपको। चलो, अब जो हमारा मायोफिब्रिल है हम इसकी बात करते हैं। मायोफिब्रिल में ना ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। तो इसी की वजह से जो ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड हो रहे हैं, इसी की वजह से स्ट्राइटेड अपीयरेंस आती है। तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें चलता है पता है कि दो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है। ये दिख रहा है आपको, ये डार्क है ये वाला पोर्शन, और ये लाइट है पोर्शन। तो ऐसा ऑल्टरनेट चलता रहेगा, डार्क लाइट डार्क लाइट। तो इस वजह से इसको स्ट्राइटेड प्रोटीन बोलते हैं। तो अब जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड को हम आई बैंड भी बोलते हैं और आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। तो कैसे याद करना है, आई आई से याद करना है कि आई बैंड लाइट में भी आई है और आइसोट्रोपिक में भी आई है, ठीक है। और दैट इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिन फिलामेंट जिनको हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। और दूसरा है डार्क बैंड जिसको ए बैंड बोलते हैं या एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। तो इसमें ए आएगा, डार्क बैंड, ए बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। एंड दैट कंटेन्स मायोसिन। अब जो हमारा लाइट बैंड है, यानी कि जो हमारा एक्टिन है, एक्टिन क्या होता है, एक्टिन जेड लाइन करके एक चीज होती है, इलास्टिक फाइबर होता है जो उस पे अटैच होता है एक्टिन। तो जो हमारा आई बैंड है उसके बिल्कुल बीच में फाइबर निकलता है, इलास्टिक फाइबर, जिसको हम जेड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है आपको कि आधे एक्टिन इस तरफ से अटैच है, आधे एक्टिन इस तरफ से अटैच है। तो ये जो इलास्टिक फाइबर है, ऐसा ही एक बहुत पतला इलास्टिक फाइबर डार्क बैंड के बिल्कुल बीच में से निकलता है, जिसको हम एम लाइन बोलते हैं। जो इस फिगर में नहीं है, मैंने इसलिए ब्लू लाइन से बनाया हुआ है। ये है एम लाइन, जो कि एक इलास्टिक फाइबर है जो डार्क बैंड के बिल्कुल बीच में से निकलता है, ठीक है। अब दो जेड लाइन के बीच में जो प्रोसीज जो हमारा क्या कहते हैं पोर्शन है, वो एक सार्कोमियर है और वो हमारी फंक्शनल यूनिट है। सो सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। अब सार्कोमियर में अंदर क्या क्या आ जाएंगे, एक्टिन फिलामेंट आ जाएंगे और मायोसिन आ जाएगा। तो जो पोर्शन एक्टिन ने कवर नहीं किया हुआ, जैसे इतना पोर्शन आपको दिख रहा है कि मायोसिन का एक्टिन से कवर्ड है, और इधर से ये है, बस ये पोर्शन बचा ना जो कवर्ड नहीं है, इसको हम एच जोन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब एक्टिन एक्टिन फिलामेंट की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना यार इसको। एक्टिन प्रोटीन है ना जो, वो ग्लोमेरुलर प्रोटीन होते हैं, जी एक्टिन बोलते हैं इसको। उससे मिल मिल के बना होता है। तो बहुत सारे जी एक्टिन बन के एक फिलामेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। तो ऐसे दो एफ एक्टिन मिलके आपस में मिलके एक पूरा एक्टिन प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो किससे बना हुआ है, जी एक्टिन से। बहुत सारे जी एक्टिन ने मिलकर एक एफ एक्टिन बनाया और दो एफ एक्टिन ने मिलकर एक एक्टिन प्रोटीन बना दिया। और इसी के साथ साथ एक ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होता है, वो भी पूरी लेंथ पे रन कर रहा होता है। और कुछ स्पेसिफिक उस पे क्या बोलते हैं जगहों पे एक स्पेशल प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, तो वो भी होता है।
आप अगर मतलब एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बट अगर आप काउंट करोगे तो आपको चलेगा पता है कि मोस्टली 7th जगह पे दिख रहा है। जैसे कि अगर इसको मैं फर्स्ट बोल दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि हर 7 के बाद आ रहा है ना। इसको 1 बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका रेशियो होता है 7:1, कि हर 7th पोजीशन पे एक ट्रोपोनिन प्रोटीन होगा। ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन के सब यूनिट होते हैं, 3 सब यूनिट होते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। ठीक है। ट्रोपोनिन आई जो होता है ना, एक्टिन पे एक जगह होती है जहाँ पे मायोसिन बाइंड करता है, कि मान लो यहाँ पे मायोसिन के हेड ने आके बाइंड करना था, तो ट्रोपोनिन आई उस जगह को मास्क करके रखता है, क्योंकि अगर वो जगह हमेशा एक्टिव रहेगी तो मायोसिन हमेशा चिपका रहेगा, तो हमेशा कॉन्ट्रेक्शन रहेगी। वो नहीं चाहते ना हम चाहते हैं कि रेस्टिंग पे कोई कॉन्ट्रेक्शन ना हो, तो ट्रोपोनिन आई यहाँ पे बाइंड करके रखता है। तो ट्रोपोनिन आई मास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट इन रेस्टिंग स्टेट। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था कि एक्टिन पे होती है बाइंडिंग साइट मायोसिन के लिए, जिसको ट्रोपोनिन आई मास्क करके रखता है इन रेस्टिंग स्टेट। ठीक है। अब बारी आती है मायोसिन की। मायोसिन भी एक क्या कहते हैं, मोनोमेरिक प्रोटीन से बना होता है। उसका मोनोमेरिक प्रोटीन का नाम क्या है? मीरोमायोसिन। ठीक है। तो मीरोमायोसिन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, अग्लोमेरुलर हेड और एक टेल। ये टेल। तो ग्लोमेरुलर हेड जो होता है ना, उसमें एक शॉर्ट आर्म भी होती है, छोटी सी आर्म होती है, इन दोनों को मिला के क्रॉस आर्म बोलते हैं हम। ठीक है। और क्रॉस आर्म को हम हैवी मीरोमाइसिन भी बोल देते हैं, और जो बाकी एक टेल है उसको हम लाइट मीरोमाइसिन बोल देते हैं। ठीक है। जो हेड है उस पर कुछ एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी, जहां पे वो एक्टिन से जाके चिपकेगा, और एक एटीपी बाइंडिंग साइट होगी। क्योंकि जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपी का क्या होता है? एटीपी आपको पता होगा कि सेल की करेंसी है, कि एनर्जी की फॉर्म क्या है ह्यूमन बॉडी में? एटीपी है। कि अगर आपको एनर्जी खर्चनी है तो आपको एटीपी खर्चने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि अगर आप मसल यूज करें तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी यहाँ यूज होती है, जिससे बाइंडिंग होती है। चलो, अब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको बड़े ध्यान से सुनना। इसकी ना कुछ थ्योरीज हैं, जिसमें से वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कहता है कि जो थिन फिलामेंट होता है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, तो उसकी वजह से मूवमेंट होती है। ठीक है। तो इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो अब आप, जैसे मैंने बताया था कि वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, फिर जब आपका मन करेगा तब आप चल सकते हो, तब आप घूम सकते हो। तो सीएनएस क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन को कमांड देगा कि इस मसल को चलाना है, इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो मोटर न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल ले जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जिसको मोटर एंडप्लेट भी बोलते हैं। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मेनली वैसे नर्व मसल वाले चैप्टर पे आएगा, फिर भी थोड़ा सुन लो। कि ये मान लो एक नर्व आ रही है, इधर से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, बीच में कुछ जगह होती है जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जंप नहीं कर सकती, क्योंकि बीच में स्पेस है, इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए ना। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है, और यहाँ पे कुछ वो होते हैं, एसिटाइल कोलिन के वो होते हैं भाई। एसिटाइल कोलिन ना पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में बना होता है। तो जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है, ये एसिटाइल कोलिन यहाँ आके मर्ज करके इसको यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं इस जगह। तो एसिटाइल कोलिन यहाँ आके चिपक जाता है, और फिर यहाँ से एक्शन पोटेंशियल दोबारा जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हुआ। चलो, अब हाँ, एक चीज मैं भूल गया कि मोटर यूनिट किसे बोलते हैं। मोटर यूनिट इज द मोटर न्यूरॉन, और जो जिस मोटर न्यूरॉन जो मसल उसके साथ कनेक्टेड है, जो मसल फाइबर कनेक्टेड है, उन दोनों को मिला के बोलते हैं मोटर यूनिट। चलो, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन हुआ। एसिटाइलकोलिन के रिलीज होने से जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलीमा हुआ। सार्कोलीमा क्या थी? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन थी मसल फाइबर की। तो अब एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स थ्रू आउट द मसल फाइबर। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होते ही कुछ कैल्शियम रिलीज हो जाता है सार्कोप्लाज्म में। ठीक है। वो कैल्शियम क्या करता है? जो ये था ट्रोपोनिन सी है ना, उस पे आके बाइंड कर जाता है। कैल्शियम आया और ट्रोपोनिन सी पे आके बाइंड कर गया, और ट्रोपोनिन सी पे बाइंड होते ही कुछ चेंज हो जाता है इस प्रोटीन में, और जो ट्रोपोनिन आई ने जिस साइट को कवर किया हुआ, इसको मास्क किया हुआ था, वो वहां से हट जाता है। तो ये मास्क फ्री हो गई, तो ये साइट फ्री हो गई, तो उस साइट पे रिमूवल ऑफ मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स को मायोसिन, मायोसिन हेड आके चिपक जाता है। ठीक है। और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो वो एटीपी हाइड्रोलाइज करके बना देता है। एटीपी पता है आपको? एटीपी हाइड्रोलाइज होने से क्या बनता है? एडीपी
प्लस एक फॉस्फेट। ठीक है, इनको समझ में नहीं आया होगा कि एटीपी एक एनर्जी के पॉकेट होता है, अगर मुझे उसकी एनर्जी चाहिए तो मैं उसको हाइड्रोलाइज करता हूँ, इस प्रोसेस में एडीपी बनता है, एक फॉस्फेट बनता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। चलिए, कहाँ थे हम? हाँ हाँ, तो जो एक्टिन फिलामेंट है दैट इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। आगे एक फिगर दिखाऊंगा मैं, तो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, भी सुन लो ध्यान से कि एक्टिन फिलामेंट पुल होता है टुवर्ड्स डार्क बैंड यानी कि ए बैंड के सेंटर में, और जो जेड लाइंस होती हैं वो दोनों अंदर की तरफ खींचती है। मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो, ये ए बैंड का सेंटर है ना ये, और ये जेड लाइन है। तो जब मायोसिन खींचता है तो वो इधर से भी खींचता है, वो इधर से भी खींचता है, तो दोनों जेड लाइन है वो पास पास आने शुरू हो जाती है। दिख रही है आपको कि पास आ रही है और पास आ रही। तो अब ऑब्वियस है कि जेड लाइन तो छोटी हो रही है, बट ए बैंड उतने का उतना ही है। देखो आप, ए बैंड बिल्कुल सेम साइज का है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि आई बैंड गेट्स रिड्यूस्ड बट ए बैंड रिटेन्स इट्स लेंथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, याद रखना कि आई बैंड सिर्फ छोटा होता है, ए बैंड की लेंथ उतनी ही रहती है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर हो गई, शॉर्टनिंग कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन हो गई, एडीपी और जो P1 था वो रिलीज कर देगा, मतलब एटीपी के बाद से जो एडीपी और 1 फॉस्फेट बचा था ना, उसे रिलीज कर दिया मायोसिन ने। तो मायोसिन दोबारा अपने रिलैक्स स्टेट में आ गया। अब मायोसिन के उस जो एटीपी बाइंडिंग साइट थी वहां पे एक नया एटीपी मॉलिक्यूल आके बाइंड कर जाएगा, और दोबारा क्रॉस, और जो क्रॉस ब्रिज बन गया था, मतलब जो मायोसिन हेड ने एक्टिन से चिपका हुआ था, वो टूट जाएगा। अब इस एटीपी को दोबारा यूज करके मायोसिन दोबारा से चिपक जाएगा। तो मानो कि ये मायोसिन हेड है, यहाँ पे चिपका था पहले वो, फिर जब ये एटीपी रिलीज हुआ था तो मायोसिन दोबारा अपना हट गया था, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा आगे चला गया था। अब एक नया एटीपी आया और उसने दोबारा चिपका दिया यहाँ पे, तो अब मायोसिन हेड यहाँ पे चिपक गया, इसने फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्शन करा दी। तो ऐसे एक्टिन स्लाइड करता रहेगा, समझ रहे हो। तो this process continues till the calcium ions are pumped back into the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filaments। जैसे ही कैल्शियम आयन वापस सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में चला गया, कैल्शियम खत्म हो गया, तो जो ट्रोपोनिन सी पे जाके कैल्शियम चिपका हुआ था वहां से कैल्शियम हट गया, तो ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम हटते ही ट्रोपोनिन आई दोबारा आके उस साइट को मास्क कर देगा, तो फिर दोबारा रेस्टिंग स्टेट में आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम जेड लाइन रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। अब हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, की रिएक्शन टाइम है कि कितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल, वो अलग अलग मसल्स में ना अलग अलग हो सकता है, दैट कैन वेरी। और अगर रिपीटेड एक्टिवेशन हो मसल्स की, तो रिपीटेड एक्टिवेशन में क्या होगा कि पहले तो आपके मसल ना एरोबिक ब्रेकडाउन करेंगे कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, बट अगर मान लो कि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही जितनी आपकी डिमांड है, कि आप दौड़े ही जा रहे हो, दौड़े ही जा रहे हो, आप मैराथन दौड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऑक्सीजन उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पा रही, तो आपका मसल लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करने लग जाएगा, क्योंकि एनारोबिक ब्रेकडाउन होने लग जाएगा ग्लाइकोजन का। जो ग्लाइकोजन होता है ना मसल्स में, उसका एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, उसका एक एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की वजह से फटीग होता है। ठीक है, अब मसल्स की दो तरीके के होते हैं, इसका मैं एग्जांपल याद रखना, हमेशा एग्जांपल से याद रखोगे आप हमेशा। दो रनर सोचो, एक स्प्रिंट मारता है जो 100 मीटर स्प्रिंट मारता है, यानी कि उसेन बोल्ट टाइप बंदा हो गया। एक बंदा है जो मैराथन करता है, सीधा 24 किलोमीटर ही 25 किलोमीटर ही मैराथन दौड़ता है। तो दोनों के जो मसल्स यूज होते हैं ना वो बहुत अलग अलग होते हैं। तो हर एक इंसान के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ रेड फाइबर होता है, कुछ अमाउंट ऑफ व्हाइट फाइबर होता है, जो बर्थ के टाइम पे डिसाइडेड होता है। मतलब आप ये नहीं चेंज कर सकते, आप थोड़ा इनको बढ़ा, मतलब इनका साइज बढ़ा सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है आपका वो सेम रहेगा। तो दो फाइबर्स होते हैं, रेड फाइबर होंगे या व्हाइट फाइबर होंगे। रेड फाइबर को नाम कहाँ से मिला, मायोग्लोबिन कंटेंट उसका ज्यादा होता है। मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। तो ये बहुत ज्यादा होता है, और ये रेड कलर्ड है तो पूरे मसल को ही रेडिश कलर दे देता है। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं इस वाले रेड रेड फाइबर के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, जिससे एटीपी बनता रहता है। और आपने पढ़ा होगा कि एरोबिक
रेस्पिरेशन मतलब एरोबिक प्रोडक्ट से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। तो इसलिए जो रेड फाइबर्स है ना वो सस्टेन्ड वर्क कर सकते हैं। इसीलिए इन ये एंड्योरेंस के लिए, जैसे कि मैराथन रनिंग में ये यूज होते हैं। तो इनको हम एरोबिक मसल भी बोलते हैं और ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर बोलते हैं। स्लो ट्विच का क्या मतलब है कि थोड़ा इनका एक्शन टाइम, रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन ये एंड्योरेंस में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो काम इनिशिएट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो है, बट फिर बहुत लंबे टाइम तक ये मेंटेन कर सकते हैं। इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं वाइट फाइबर। जो मायोग्लोबिन है वो बहुत कम होता है, तो मायोग्लोबिन कम होने की वजह से पेल होते हैं, जिसको वाइट भी बोल देते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो ऑब्वियसली एरोबिक की जगह एनारोबिक ज्यादा होगा, तो इसको हम एनारोबिक मसल ही बोलते हैं। और इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है तो कैल्शियम भी ज्यादा होगा। कैल्शियम ज्यादा होगा तो ये बहुत जल्दी फंक्शन कर सकते हैं। जैसे एक्शन पोटेंशियल आया एकदम इतना सारा कैल्शियम रिलीज कर देते हैं कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। इसलिए इनको हम फास्ट ट्विच फाइबर बोलते हैं। बट ये बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं। इसलिए दे आर ग्रेट फॉर शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ पावर, कि अगर किसी को स्प्रिंट मारनी है कि सिर्फ 100 मीटर्स के लिए बहुत एकदम पावर चाहिए, तो उसके जो व्हाइट फाइबर्स है वो प्रिडोमिनेटली यूज होंगे। ठीक है, चलो, बस हमारा ये तो ही खत्म होता है। स्केलेटल सिस्टम हम कल करेंगे। अब मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत लोग पूछने वाले हैं कि इसको रिपीट कर दो, कि ये कैसे होता है। बट फिर भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो पहले आप वो पूछ लो। ठीक है, नो क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है यार। स्लाइडिंग थ्योरी एक बार मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि वो काफी लोग बोलेंगे, मुझे पता है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन है कोई तो भी पूछो। हाँ, स्लाइडिंग थ्योरी तो मैं बताऊंगा, मैंने बोला ना स्लाइडिंग थ्योरी बताता हूँ। फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी क्या करता है? ट्रोपोनिन टी आई गेस देखना पड़ेगा यार मुझे, क्योंकि इतना कोई को जरूरी नहीं होता। ट्रोपोनिन आई और सी पूछते हैं, बट मुझे याद नहीं आ रहा ट्रोपोनिन टी या तो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है या किससे बाइंड करता है, मुझे ढंग से याद नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड यार। कोई मुझसे वो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। वो रेशियो मुझे याद नहीं, मुझे एकदम फिगर देख के याद आ गई, बट मैं उसे पढ़ना भूल गया। मेरे हिसाब से वो ट्रोपोनिन और एफेक्टिन का रेशियो था। बट एक्टिन मायोसिन का रेशियो कितना होता है वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, एक एटीपी कितने टाइम तक कॉन्ट्रेक्शन करा सकता है? ये कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं होता, मतलब ये कोई वो बात नहीं है यार। एक एटीपी कॉन्ट्रेक्शन नहीं करा है, एक एटीपी स्लाइडिंग करा रहा है, तो बार बार जो स्लाइडिंग हो रही है ना उसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होती है। सिर्फ एक स्लाइडिंग की कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रही कि ये मायोसिन हेड है और ऊपर एक्टिन है, तो पहले यहाँ अटैच हुआ, इसने थोड़ा स्लाइड करा दिया, फिर एटीपी रिलीज हुआ, फ्री हो गया, फिर दूसरा एटीपी लगा, इसने यहाँ लगा के फिर और स्लाइड करा दिया, फिर एक तीसरा आया उसने ऐसे कर दिया। तो ऐसे कॉन्ट्रेक्शन होते 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 पूरी कॉन्ट्रेक्शन होती है। ठीक है सर, मसल कॉन्ट्रेक्शन में दो एटीपी यूज होते हैं। दो एटीपी नहीं यूज होते यार, एटीपी काफी सारे यूज होते हैं। दो तो मैंने एग्जांपल बताया था कि वो साइकिल चलती रहती है। वो साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कैल्शियम साइटोप्लाज्म में रहेगा। जैसे साइटोप्लाज्म में कैल्शियम खत्म हो गया वो साइकिल बंद हो जाएगी, तो 10 एटीपी भी हो सकते हैं। और मसल कॉन्ट्रेक्शन ये तो एक फाइबर का एक मायोसिन हेड एक एटीपी यूज कर रहा था ना यार, अब ऐसे हजारों लाखों करोड़ों मायोसिन हेड्स होंगे ना, तो पता नहीं कितना एटीपी यूज होगा। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि कितना एटीपी यूज होने वाला है। एटीपी कब यूज हो रहा है? एटीपी मैंने आपको बताया था कि जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन के हेड पे एटीपी बाइंडिंग जगह होती है, एक मैं दिखा देता हूँ आपको। हम्म, तो ग्लोमेरुलर हेड था जो मायोसिन का, वहां पे एटीपी लगता है। और एटीपी हाइड्रोलाइज करके जो एक्टिन का वो था, एक्टिन की जो जगह थी ना जहाँ पे मायोसिन बाइंड करता है, उस बाइंडिंग के लिए एटीपी चाहिए होता है। वो बाइंडिंग का एक्सपोज तो कैल्शियम की वजह से हो गया कि कैल्शियम रिलीज हुआ, वो साइट एक्सपोज हो गई, बट उस बाइंडिंग के लिए एटीपी चाहिए। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट एक्सप्लेन करने को बोल रहा है कोई, चलो एक्टिन फिलामेंट बता दूंगा, मैं स्लाइडिंग थ्योरी बता दूंगा, इसके अलावा हो गया ना सब। चलो, अब मैं बताता हूँ आपको एक्टिन फिलामेंट और स्लाइडिंग थ्योरी। पहले तो एक्टिन फिलामेंट देख लो। एक्टिन फिलामेंट किससे बना हुआ है? ग्लोमेरुलर प्रोटीन है। ग्लोमेरुलर मतलब स्फेरिकल प्रोटीन। वो बहुत सारी प्रोटीन मिलके एक फाइबर बनाते हैं जिसको एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, मतलब एफ एक्टिन बोलते हैं, फिलामेंट एफ एक्टिन। ऐसे दो एफ एक्टिन मिलके एक एक्टिन प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही एफ एक्टिन के साथ ही एक प्रोटीन होता है ट्रोपोमायोसिन।
ये भी साथ साथ ही इसके दौड़ रहा होता है, मतलब साथ साथ ही लगा होता है। और एक तीसरा प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन प्रोटीन। ट्रोपोनिन होता है एक मल्टी यूनिट प्रोटीन जिसके 3 सब यूनिट होते हैं, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई। ठीक है। अब आपने पूछा मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन, दोबारा बता दो। यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया। सीएनएस ने मोटर न्यूरॉन से भेजा, मोटर न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन से एक्शन पोटेंशियल हुआ, इसके बाद आप समझ रहे हो, पूछना चाहते हो। अब एक्शन पोटेंशियल आ गया फाइबर में, मसल फाइबर ने क्या किया, कैल्शियम को रिलीज कर दिया। कैल्शियम रिलीज होते ट्रोपोनिन सी से जाके बाइंड कर गया। ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम जैसे ही बाइंड होता है तो ट्रोपोनिन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर चेंज होने से जो ट्रोपोनिन आई ने जो मास्किंग साइट थी उसको ब्लॉक किया हुआ था, वो ट्रोपोनिन आई वहां से हट जाता है, तो वो साइट फ्री हो गई। एक्टिन के ऊपर वो साइट है जहाँ पे मायोसिन हेड लग सकता है। अब मायोसिन हेड के ऊपर एटीपी हाइड्रो एटीपी अटैचिंग जगह होती है जहाँ पे एटीपी जाके अटैच हो सकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एक एटीपी आता है, वो इस साइड पे अटैच होता है, और एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब एटीपी को तोड़ा जाता है, उससे बनता है एडीपी, और एक फॉस्फेट रिलीज होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को यूज करके मायोसिन हेड इस एक्टिन के ऊपर जो साइड थी वहां पे बाइंड कर जाता है, और बाइंड करने के बाद वो उसको पुल करता है। तो ये एक्टिन है, ये मायोसिन हेड है, यहाँ बाइंड हुआ, इसने इस डायरेक्शन में पुल किया, तो ये हेड की ऐसे हो गई शेप, और ये थोड़ा आगे चला गया। अब जो एडीपी और फॉस्फेट था वो रिलीज हो गया, और जो मायोसिन था वो अपने रेस्टिंग स्टेट पे आ गया, मतलब मायोसिन अपना नेचुरल स्टेट ऐसा था ना, ऐसा आ गया। अब एक और एटीपी आया, वो आके दोबारा उसकी एटीपी बाइंडिंग साइट पे अटैच हो गया। अब जैसे ही ये एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, थोड़ी सी और एनर्जी मिलेगी, इस एनर्जी को यूज करके मायोसिन नेक्स्ट वाली साइट पे अटैच हो जाएगा, मायोसिन का हेड है, फिर वो इसको पुल कर देगा, तो फिर और कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी, और छोटा हो जाएगा मसल। तो ये साइकिल चलती रहेगी, एटीपी टूटना, एडीपी बनना, एटीपी टूटना, एडीपी बनना, और ये चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक कैल्शियम जितना सारा था वो अंदर नहीं चला जाता। ठीक है। So this cycle will continue till all the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae. जैसे कैल्शियम आयन वापस अंदर चला गया तो ट्रोपोनिन, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी हट गया। ट्रोपोनिन सी के हटते ट्रोपोनिन आई था, वो आके दोबारा उस साइड को मास्क कर लेगा जहाँ पे मायोसिन हेड हट चिपकते हैं। तो मायोसिन हेड को चिपकने की कोई जगह ही नहीं मिली, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, ये पिक्चर पर देख लो दोबारा कि ए बैंड है जो मायोसिन है वो खींच रहा है एक्टिन को, उल्टा नहीं है। एक्टिन मायोसिन को नहीं खींच रहा, मायोसिन एक्टिन को खींच रहा है। तो इस वजह से एक्टिन है जो, यानी कि जो आई बैंड है वो अंदर की तरफ आ रहा है। ए बैंड अपना साइज मेंटेन करके रख रहा है, आई बैंड कर थोड़ा 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 छोटा होता जा रहा है। ठीक, देखो ये साइज दिख रहा है ना आपको कि ये पहले इतना था, अब इतना रह गया, अब और कम हो गया, तो ये हो जाता है, ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड फेज है। आ गया समझ में? ठीक है, गुड, आ गया, अच्छी बात है। सर मतलब एटीपी मायोसिन की बाइंडिंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एडीपी ब्रेकडाउन के लिए। एडीपी ब्रेकडाउन नहीं यार, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जो एक प्रोटीन यानी तीन तीन फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट बचे ना, तो एटीपी टूटता है, एडीपी बनता है, और एक फ्री फॉस्फेट रिलीज होता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है बस। एडीपी एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है, बस रिएक्शन है कि एटीपी का ब्रेकडाउन, प्रोडक्ट है एडीपी, एक फॉस्फेट और थोड़ी एनर्जी। ठीक है, आ गया समझ में सबको? हाँ जी। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में किसी का क्या डाउट था यार, मैं भूल गया वो। रास सिस्टम था या क्या था? अगर है वो यार अभी तो बता दो मेरे को क्या डाउट था, तभी करूंगा मैं, अगर अभी है तो। चलो शायद आपका क्लियर हो गया वो डाउट, कोई नहीं पूछ रहा। नो डाउट, गुड। अगर कोई फास्टिंग, कौन सी फास्टिंग? फास्टिंग पे चल रहा हो, अच्छा। क्वेश्चन क्या है? तो क्या होगा, मतलब क्या जानना चाह रहे हो आप? यूरिन में? यूरिन में क्या होगा? फास्टिंग में क्या होता है? फास्टिंग में कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले यूज होते हैं, कि जितने आपकी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट था, ग्लाइकोजन जो लिवर में था, जो मसल में था, सब कुछ यूज होगा। उसके बाद बॉडी के पास ऑप्शन होता है फैट बर्न करने का, प्रोटीन बर्न करने का। तो बॉडी
पहले फैट बर्न करती है, और फैट बर्निंग का एक बाई प्रोडक्ट होता है कीटोन, कीटोन बॉडीज। क्योंकि कीटोन बॉडीज होती हैं जो वो हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, तो यूरिन में कीटोन बॉडीज निकलनी शुरू हो जाती है, तो कीटोन यूरिया होगा फास्टिंग पे। सर कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन और मायोसिन में कौन शॉर्ट होता है? मैंने बताया ना, एक्टिन छोटा होता है, मायोसिन एक्टिन को खींचता है। तो एक्टिन छोटा होता है, मायोसिन ए बैंड अपना साइज मेंटेन करके रखता है। सर प्लीज एक्सप्लेन राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस आपके लेवल की चीज नहीं है यार, आप मेडिकल कॉलेज में आओगे जब तब हो जाएगा। राइगर मोर्टिस बेसिकली होता है कि डेड बॉडी में किसी की डेथ के बाद जब उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर कुछ कॉन्ट्रेक्चर्स बन जाते हैं, उनको राइगर मोर्टिस बोलते हैं, बट वो अभी आपको कुछ भी मतलब का नहीं है, वो आपको आगे समझ में आएगा, अभी छोड़ो उसको। बस हो गया। चलो अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी यार। कल हो सकता है कि आपकी मैं 2 घंटे से ज्यादा ले सकूं, कि 2.5 से 3 घंटे के बीच में चल सकती है क्लास। मैं लगातार नहीं लूंगा, पहले 2 घंटे की लूंगा, फिर 1 घंटे की लूंगा, बीच में 1 घंटे का ब्रेक देके, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम कराना है मैंने वो लंबा है थोड़ा, और इसका भी बोन वाला पार्ट बचा है। तो रेडी हो आप लोग? कल दिन में कराऊंगा मैं, आफ्टरनून में होगा, मतलब रात को नहीं रखेंगे ज्यादा, आफ्टरनून सेशन होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो यार। ओके सर, ओके सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। 2 to 5 हमारा टेस्ट है। ओके, टेस्ट है तो चलो, टेस्ट के सामने तो नहीं रखेंगे, कुछ टाइम देख के रखूंगा मैं, कोई बात नहीं। बाकी हो सकता है कल 3 घंटे, 2.5 3 घंटे चल जाए। चलो ठीक है। तो बाकी अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पूरा भी आगे वाला नहीं करा रहा मैं, ये वाला अच्छे से रिवाइज कर लेना यार कल तक, वरना ये बहुत वॉलेटाइल चीज़ है, आप भूल जाओगे और क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो कर लेना इसको, ठीक है। बस चलो ठीक है। एक एक्टिन को कितने मायोसिन कवर करते हैं? ऐसा यार एनसीईआरटी में कहीं स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ, बट अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मेरे को देख के बताना पड़ेगा, ऐसे मेरे को याद नहीं है। ठीक है, कोई 6 आंसर कर रहा है, तो पता नहीं मेरे को ठीक है या नहीं। एक बार आप लोग देख लेना, बाकी मैं भी देख के बता दूंगा आपको मेनली। लेकिन एनसीईआरटी वाला कोई डाउट है किसी को और पूछ लो, वरना तो आप जाओ। ठीक है, 6 पक्का बोल रहा है यार, ठीक है फिर पक्का 6 आंसर है भाई, कोई बोल रहा है। ठीक है।